हेरिटेज हॉल में कदम रखते ही मेरी नजर रिचर्ड हेज और विक्टोरिया पर गई। नजरें मिली और उनमें ना जाने कितनी अनकही भावनाएं झलक उठी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस देखता रह गया। सबसे पहले विक्टोरिया की आंखों में आंसू आए। वह धीरे धीरे पास आई, मगर एक दूरी बनाए रखी। उसे खौफ था कि कहीं ज्यादा पास आने से मैं सहम न जाऊं। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, माँ को आखिरकार तुम मिल ही गए। उसकी आवाज भारी हो गई। मेरे कपड़े सादे थे, पर वे मेरे आकर्षक रूप को छिपा नहीं पाए। मेरे नैन नक्श तराशे हुए और तीखे थे, बिल्कुल जेड जैसे। बाईं आंख के नीचे वही ब्यूटी मार्क था जो मेरी तीनों बहनों के पास भी था। बस फर्क इतना कि मेरा गहरे लाल रंग का था। बस एक नजर काफी थी यह साबित करने को कि मैं उस परिवार का वारिस हूँ, और वो भी सबके सबसे अच्छे गुणों के साथ। माँ, मैंने धीरे से पुकारा, और मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे इतना मासूम देख रिचर्ड जल्दी से आगे बढ़ाया। जो आदमी आमतौर पर अपने भाव कभी जाहिर नहीं करता था, वो आज उम्मीद से चमक रहा था। डैड, मैंने उतनी ही गर्मजोशी से जवाब दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। घर में स्वागत है बेटे। धन्यवाद माँ और पापा। तभी मेरी नजर उनके पीछे 3 महिलाओं पर गई। शांत, आत्मविश्वास से भरी और बेइंतहा खूबसूरत। जरूर ये मेरी 3 बहनें थीं। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन हूँ। एवलिन हेज आगे बढ़ी। लंबा कद और आकर्षक नैन नक्श, ऊंची नाक और चेहरे पर साफ नजर आते तिल। घनी भौहों ने उनकी गहरी आंखों को और भी रहस्यमयी बना दिया था। उनके रंग रूप से सालों के रसूख और आराम का आत्मविश्वास झलकता था। होंठ नीचे की ओर झुके थे, जिससे हर नजर में एक सख्ती और हुक्म चलाने का अंदाज दिखता था। मैं तुम्हारी दूसरी बहन हूँ, क्लेयर हेज ने कहा। दुबली पतली, हल्के रंग के पतले होंठ, शालीन, शांत, संयमित, फिर भी उनमें एक अनजानी दूरी और बेरुखी थी। उनकी साफ और तेज आवाज का हर शब्द बर्फ जैसा ठंडा लगता था, मानो भावनाओं का कोई नामो निशान ही ना हो। और मैं तुम्हारी तीसरी बहन हूँ। स्कारलेट हेज ने दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाकर स्वागत किया। लाल बाल उनके बेफिक्र अंदाज से पूरी तरह मेल खाते थे। मुस्कुराते ही उनका नुकीला कैनाइन दांत उन्हें और चंचल बना देता था। मैंने हर बहन का दिल खोलकर विनम्रता से स्वागत किया, और वे तुरंत मुझे पसंद करने लगी। तभी एक आवाज ने माहौल की शांति भंग कर दी। ओ माफ करना, समय का अंदाजा गलत हो गया। मैं तुम्हारा तुरंत स्वागत करने के लिए यहाँ नहीं था। बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने आवाज की तरफ देखा। घुमावदार सीढ़ियों से एक सभ्य हैंडसम आदमी नीचे उतर रहा था। उसकी मुस्कान कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। जैसे जैसे वो पास आया, मैंने उसे साफ देखा। खून के रिश्ते से वह हेज परिवार का हिस्सा नहीं था, फिर भी बेहद हैंडसम था। उसकी हर हरकत में शालीनता झलकती थी, जैसे किसी खास घराने का आदर्श वारिस हो। तो यही था वो गोद लिया हुआ बेटा, एड्रियन हेड्स। मुझसे बस कुछ महीने छोटा। माफी मांगते हुए भी उसकी बात किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। बिल्कुल नहीं, मैंने नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा। ये नाटक बंद करो। स्कारलेट ने तंज कसा। उसका चेहरा सख्त हो गया। मेरा दिल एक पल को बैठ गया। क्या वह मेरे बारे में बोल रही थी? क्या वही घिसी पिटी नॉवेल वाली दुश्मनी अब शुरू होने वाली थी? जाहिर है बहनें उस भाई की ज्यादा परवाह करती थीं, जिसे उन्होंने सालों तक प्यार से पाला था। वह खून से भले न मिले हों, पर उनका रिश्ता सच्चा था। वे उसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी, तो वे उसी का पक्ष लेंगी। पर क्या यह जल्दी नहीं था? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं था। मैंने अपने अंदर ही अपना जवाब तैयार कर लिया। एड्रियन ने फिर कुछ कहना चाहा, तभी स्कारलेट झल्ला उठी। इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बकवास बंद करो। वह एड्रियन से ही बात कर रही थी। ये तो सोचे हुए से बिल्कुल उलट था। क्या इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं थी? हमारा प्यारा बेटा आखिरकार घर आ गया है। क्या तुम दोनों को आज ही नाराज होना है? विक्टोरिया ने दोनों को नाराजगी भरी नजरों से घूरा। ठीक है, शांत हो जाओ। स्कारलेट बुदबुदाई, लेकिन एड्रियन को यह बात गहरी चोट दे गई। माँ, वो तुम्हारा प्यारा बेटा है, तो क्या मैं नहीं हूँ? तुमने वादा किया था कि तुम हम दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करोगी। एड्रियन, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। विक्टोरिया और रिचर्ड दोनों को सिर दर्द महसूस होने लगा था। एक तरफ उनका अपना बेटा था, जिसे वे सालों तक संभाल नहीं पाए थे। दूसरी तरफ गोद लिया हुआ बेटा था, जिसे उन्होंने बहुत प्यार से पाला पोसा था। वे दोनों से प्यार करते थे। उनका खौफ आखिरकार सच हो गया था। अगर किसी एक को पीछे हटना ही था, तो वह एड्रियन ही हो सकता था। मैं बच्चों जैसी हरकतें कैसे कर रहा हूँ? तुमने ही तो पहले मुझ पर चिल्लाया था। एड्रियन का हैंडसम चेहरा दुख से भरा हुआ था। विक्टोरिया ने हमेशा उसे प्यार से रखा था। उसने कभी उससे सख्ती से बात नहीं की थी। ठीक है, ये माँ की गलती है। विक्टोरिया को अचानक कुछ याद आया। एड्रियन को शांत करने के बाद वो मेरी तरफ घूमी। बेटा, ये तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हारे किडनैप होने के बाद हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। जब तुम नहीं मिले तो हमने इसे गोद ले लिया। तुम दोनों ही हेज परिवार के लिए बहुत कीमती हो, इसलिए तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए, रिचर्ड ने कहा। फिर उसने ध्यान से मेरा रिएक्शन देखा। कोई भी बाहरी व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीते देखकर बुरा मान सकता है, वे बुरा क्यों ना माने, लेकिन मेरे वापस आने के बाद भी एड्रियन को दूर नहीं भेजा जा सकता था। सबसे अच्छा समाधान यही था कि हम दोनों भाइयों की तरह रहें। कोई नाराजगी न देखकर रिचर्ड ने राहत की सांस ली। हाँ, मैं समझता हूँ। मेरे प्यारे जवाब ने माता पिता का प्यार मुझ पर और बढ़ा दिया। एड्रियन ने गुस्से में सांस निकाली और जिद में दूसरी तरफ देखने लगा। उसका खराब मूड उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा और बात बदल दी। ठीक है, ईथन लंबी यात्रा करके आया है, उसे भूख लगी होगी। चलो खाना खाते हैं। उन्होंने पहले ही शानदार खाना ऑर्डर कर दिया था। मेरी पसंद न जानते हुए भी उन्होंने सब कुछ तैयार किया था। अचानक मिले इस निकनेम ने मुझे चौंका दिया। मुझे इसकी आदत नहीं थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। परिवार के लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। जब मैंने खाना नहीं खाया तो माता पिता को लगा कि मैं नर्वस हूँ। ईथन, तुम घर पर हो, आराम करो और जो सही लगे वही करो। सबसे ताकतवर परिवारों में से एक होने के नाते हेज परिवार के कई नियम थे, लेकिन मेरे लिए वे उन्हें बदलने को भी तैयार थे। एड्रियन ने ताना मारते हुए कहा, शायद ईथन को खाने पीने के बेसिक तौर तरीके नहीं पता। उसे शर्मिंदा होने का खौफ है। मार्था को पहले उसे सिखाना चाहिए था। मार्था घर की देखभाल करने वाली और वॉल्टर बेनेट की पत्नी थी। एड्रियन, विक्टोरिया ने उसे चेतावनी
छेड़खावनी भरी नजर से देखा। वह जानती थी कि घर से दूर रहने के दौरान मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, फिर भी उसने जानबूझकर मेरे जख्म पर नमक छिड़का। एड्रियन ने भी जवाब दिया, ये सच है, मैं यह क्यों नहीं कह सकता। वह एक झुग्गी बस्ती से आया है, उसने शायद कभी ऐसी ऐशो आराम की चीजें नहीं देखी होंगी। तुम हद पार कर रहे हो। रिचर्ड ने अपने चॉपस्टिक्स जोर से पटक दिए और एड्रियन पर झल्ला कर बोला, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो अपने कमरे में चले जाओ। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। वह गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला गया। ईथन, एड्रियन आमतौर पर ऐसा नहीं है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। इसे दिल पर मत लो, ये हमारी गलती थी, हमें उसे पहले ही तैयार करना चाहिए था। मुझे अफसोस है कि उसने तुम्हें दुख पहुंचाया। एड्रियन समझदार है, आज जो हुआ मैं उसे संभाल लूंगी, उसकी बातों का बुरा मत मानना, वह सच में बहुत जिद्दी है। स्कारलेट ने भी साफ साफ नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा। मैंने सोच समझकर जवाब दिया, मम्मी पापा, स्कारलेट आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। मैं वापस आया और आप लोगों का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एड्रियन का नाराज होना स्वाभाविक है। प्यारे बच्चे, ये हमेशा तुम्हारा ही था, हमने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। मेरे माता पिता ने आह भरी। खाने के बाद मेरा पेट भर गया, फिर मैंने चुपचाप अपना फोन निकाला और अपना रेगुलर मैसेजिंग ऐप खोला, सबसे भद्दी प्रोफाइल पिक्चर तक स्क्रॉल किया। तुम्हारी सलाह बेकार थी, मैं तुम्हारी सैलरी काट रहा हूँ। मॉर्गन ने मुझे अमीर परिवारों के बारे में अनगिनत घटिया नॉवेल पढ़ने के लिए मजबूर किया था। मैं अकेले ही पूरे परिवार का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन एड्रियन के अलावा बाकी सब ठीक ठाक लग रहे थे। नहीं बॉस, मैंने वो सर्वाइवल गाइड खुद चुनी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें से कुछ भी काम ना आए? एक भी शब्द काम नहीं आया। मैंने तुरंत मॉर्गन को अभी के लिए ब्लॉक कर दिया। जब मैंने ऊपर देखा तो सब लोग मुझे ही देख रहे थे। ईथन, तुम्हारा फोन किस ब्रांड का है? मैंने ऐसा फोन कभी नहीं देखा, ये अनोखा है, एक दोस्त ने इसे बनाया है, ये अभी बाजार में नहीं आया है। उन्हें लगा कि यह कोई खास तरह का फोन है। किसी ने भी मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछा। उन्हें खौफ था कि कहीं दर्दनाक यादें ताजा ना हो जाएं। वे जो कुछ भी जानना चाहते थे उसकी जांच कर सकते थे। वे तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक मैं उन पर भरोसा न करूं और खुद उन्हें न बता दूं। मेरी पुरानी जिंदगी जरूर बहुत दुखद रही होगी। अगर मेरा पेट भर गया है तो वे अब से इसकी भरपाई करेंगे। ईथन, चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। तुम्हारे माता पिता और बहनों ने भी तुम्हारे लिए तोहफे लिए हैं और सब ऊपर की ओर चल पड़े। तुम्हारी बहनें चौथी मंजिल पर रहती हैं। तुम्हें और एड्रियन को 5वीं मंजिल मिली है। कोई भी कमरा चुन लो जो तुम्हें पसंद हो। कल हम उसे तुम्हारी पसंद के हिसाब से फिर से सजा देंगे। ठीक है मम्मी। जैसे ही मैंने आसपास देखना शुरू किया, अचानक एक दरवाजा खुला। वह एड्रियन था। उसने चारों ओर इशारा किया। वह मेरा म्यूजिक रूम है, वह मेरा स्टडी रूम है, वे मेरे गेम रूम और आर्ट स्टूडियो हैं। और हाँ, मेरे कमरे के पास वाला कमरा मत चुनना, मुझे शोर पसंद नहीं है। फिर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसे सोच समझ कर देखा। एक गोद लिया हुआ बेटा असली वारिस के लौटने के बाद भी इतना गुस्सा दिखाने की हिम्मत कर सकता है। उसे सच में बहुत प्यार मिला था। मैंने दुखी चेहरा बनाया। मम्मी पापा, एड्रियन को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। शायद मुझे गेस्ट रूम में रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उस पर ध्यान मत दो, अपना कमरा चुन लो, हम आज रात उससे बात करेंगे। मैंने उनकी सलाह मानी और एक कमरा चुन लिया। फिर भी बेचारी सी दिखते हुए मैंने माता पिता और बहनों से तोहफे लिए, जिनमें लाखों रुपयों वाले 2 कार्ड भी थे। आखिरकार ज्यादा पैसे मिलने पर कौन शिकायत करता है। उस रात माता पिता वादे के मुताबिक एड्रियन को समझाने गए। मैं घर को जानने के लिए इधर उधर घूमने लगा। एड्रियन के कमरे में मम्मी पापा ने गंभीरता से उससे बात की। एड्रियन, आज तुम जैसे थे वैसे नहीं लग रहे थे। तुमने हमसे वादा किया था तुम ईथन के साथ अपने सगे भाई जैसा बर्ताव करोगे। एड्रियन ने शांति से उन दोनों को एक एक गिलास पानी दिया। चिंता मत कीजिए, वह आपका अपना बेटा है, मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन हर परिवार में एक बैड बॉय और एक गुड बाय बॉय की जरूरत होती है। ईथन अभी अभी लौटा है और असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर मैं उसे चुनौती दूं और आप उसका बचाव करें तो वह आप पर ज्यादा तेजी से भरोसा करेगा। इससे वह यह नहीं सोचेगा कि घर लौटने से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। वह हेज परिवार में टिके रहने के लिए बहुत नरम है। एड्रियन की नजरें धीरे धीरे तेज हो गईं। उसकी आंखों में गंभीरता और चालाकी उतर आई और पहले वाले नखरे का कोई निशान नहीं रहा। जैसा उसने कहा था, उसका मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं था। वह हमेशा से अपनी जगह जानता था। उसे लंबे समय से हेज परिवार के असली वारिस के लौटने की उम्मीद थी। दूसरे अमीर परिवारों के उलट हेज परिवार मुनाफे को सबसे ऊपर रखता था। ये सच्चाई हर हेज सदस्य के मन में गहरी बसी थी। वह प्यार मोहब्बत में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि असली ताकत ही उसकी जगह सुरक्षित रख सकती है। उसने सालों में जो कुछ भी बनाया था वह रातों रात आए किसी अनजान वारिस से छीना नहीं जा सकता था। माता पिता ने उसे बहुत सोच समझकर चुना था और उसकी परवरिश में सब कुछ लगा दिया था। वे उसे कभी नहीं छोड़ते। ज्यादा से ज्यादा मैं हेज परिवार के लिए बस एक दिखावा था, उसकी जगह के लिए कोई खतरा नहीं। माता पिता ने अंदर एक दूसरे की ओर देखा। ईथन सबसे खास तरह का हेज है। हमारे पास उसे इन सब चीजों से दूर रखने की ताकत है। उसे इस खतरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसे हमारा प्यारा राजकुमार बनकर बिना किसी चिंता के अपनी पूरी जिंदगी जीनी चाहिए। यही प्यार है जो हम उसे दे सकते हैं। उन्होंने मुझे पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। मैं शांत और विनम्र था, मुझ में जरा भी रूखापन नहीं था। हालांकि मैं पहली बार इतने अमीर घर में आया था, फिर भी मैंने न तो डर दिखाया और न ही लालच। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले किसी व्यक्ति ने मुझ जैसे इंसान को कैसे पाला पोसा, पर उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक हेज को असाधारण होना ही चाहिए। ठीक है, तुम हमेशा से अपनी सीमाएं जानते हो, इसलिए हम और कुछ नहीं कहेंगे। अगली सुबह माता पिता और बहनें जल्दी चले गए। वे हमेशा काम में लगे रहते थे। मेरे स्वागत के लिए पूरा दिन निकालना आसान नहीं था। इससे पता चलता था कि मैं उनके लिए कितना जरूरी था। अब उन्हें वे सारे काम पूरे करने थे जो उन्होंने टाल दिए थे। इसलिए एड्रियन को मेरी देखभाल के लिए घर पर रख दिया गया। उन्होंने मुझसे हेज मैनर के आसपास ही रहने को कहा।
जरूरत महसूस होने पर एड्रियन या वॉल्टर से पूछ लेना। एड्रियन को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने इसे छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं की। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसके पास इससे बेहतर करने के लिए बहुत कुछ हो। मेरी देखभाल करने का समय उसके पास नहीं था। ईथन, बेहतर होगा तुम कहीं ना जाओ, अपने कमरे में रहो और मुझे परेशान मत करो, मेरा समय कीमती है। लेकिन मम्मी और पापा ने तो तुम्हें मेरी सुरक्षा करने के लिए कहा था। मैंने मासूमियत से कहा, तुम्हारी सुरक्षा? तुम कितने साल के हो? तुम्हें अभी भी सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है, मैं खुद ही आसपास घूम लूंगा, मेरी चिंता मत करो। मैंने तुमसे अपने कमरे में रहने को कहा था, इधर उधर क्यों घूम रहे हो? तुम मेरा साथ नहीं दोगे, अकेले रहना बोरिंग होता है। एड्रियन ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे आसपास रहूं? क्या तुम्हें खौफ नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? तब मैं उनका इकलौता बेटा बन जाऊंगा। मैंने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा है तो मुझे किस बात का खौफ? उसकी नजरें तेज हो गईं। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वह सब समझ गया हो। तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने सोचा था। अफसोस, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इतना कहकर वह मेरे जवाब का इंतजार किए बिना चला गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और सोच में डूब गया। मैं खाली नहीं बैठा रहा। मैंने हेज मैनर का लेआउट समझा और फिर वॉल्टर से हेज परिवार के बारे में पूछा। मैंने हर चीज के बारे में पूछा। घर आने से पहले ही मैंने उनके बारे में सारी फाइलें पढ़ ली थी। फिर भी मैं वॉल्टर का नजरिया जानना चाहता था। असल में मैं यह देखना चाहता था कि वे मुझे क्या बताना चाहते हैं। वॉल्टर के जवाब साफ नहीं थे। उसने मुझे बस वही बातें बताई जो कोई भी ऑनलाइन पता कर सकता था। जब भी मैंने किसी संवेदनशील विषय पर बात की तो उसने उसे टाल दिया और साफ साफ कहा, यंग मास्टर ईथन, यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आपको अभी चिंता करनी चाहिए। बहुत ज्यादा जानने से आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद मैं अपने कमरे में लौटा और कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। वॉल्टर की बातें दिमाग में घूम रही थीं। हेज परिवार का कानून के दोनों तरफ दबदबा था। मेरी माँ विक्टोरिया हेज ग्रुप की CEO थीं, जो एक खास फाइनेंशियल घराने से थीं। एशफोर्ड परिवार अब उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन उनका प्रभाव एक सदी से बना हुआ था। माता पिता मिलकर हेज ग्रुप का मुख्य कामकाज संभालते थे। मेरी तीनों बहनें अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन थीं। अच्छी तरह तैयार की गई एवलिन हेज ग्रुप का चेहरा थीं। वह परिवार का प्रतिनिधित्व करती थीं और हर क्लासिकल कला में माहिर थीं। सबसे खास बात, वह एक बेहतरीन नेटवर्कर थीं और नॉर्थ ब्रिज ग्रुप के पीछे की असली ताकत थीं। उन्होंने परिवार को बहुत फायदा पहुंचाया। फिर मेरी आंटी ब्लेयर हेज थीं, जो विदेश में रहती थीं। वह विदेश में कामकाज संभालती थीं और अपनी शर्तों पर जीती थीं। उन्हें परिवार की सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसकी तुलना में मैं ही एकमात्र बेकार हेज था। अब क्या, दबाव साफ दिख रहा था। मैंने आंखें खोली और कुछ नॉर्थ ब्रिज फोरम देखे। सबसे ताजा खबर मेरे बारे में थी। असली हेज वारिस वापस आ गया था। इसने हाई सोसाइटी में हलचल मचा दी थी। अनगिनत नजरें हेज परिवार पर टिकी थीं और वे खास तौर पर मुझे और एवलिन को आमने सामने देखना चाहते थे। मेरे लौटने से पहले एवलिन की जगह कोई नहीं ले सकता था। वह सोशल सर्कल का सबसे चमकता सितारा थी। लेकिन अब असली वारिस आ गया था। इससे सत्ता के लिए संघर्ष कैसे न होता। और तो और कहा जाता था कि असली वारिस झुग्गी बस्ती में पला बड़ा था। फिर भी खून के रिश्ते ने मुझे एड्रियन से ऊपर कर दिया था। स्टर्लिंग परिवार भी चर्चा में था। हेज परिवार की तरह वे भी नॉर्थ ब्रिज के एक पुराने घराने से थे। वे ज्यादा दिखावा नहीं करते थे और उनका रुतबा कुछ कम था। दोनों परिवारों के रिश्ते हमेशा बदलते रहे थे। इस पीढ़ी ने अपने फायदे के लिए शादी का रास्ता चुना, इसलिए मेरे पैदा होते ही उन्होंने मेरी सगाई तय कर दी। शायद उस गठबंधन से कोई डर गया था। परिवारों को अलग रखने के लिए उन्होंने मेरा अपहरण कर लिया और रिश्ता कैंसिल कर दिया। मुझे ना ढूंढ पाने के बाद उन्होंने बहुत सोच समझकर एड्रियन को चुना और गोद लिया। एड्रियन हर उम्मीद पर खरा उतरा। सालों तक स्टर्लिंग परिवार ने उसे अपने होने वाले दामाद के तौर पर स्वीकार किया था। लेकिन मेरे अचानक वापस आने से सब कुछ बदल गया। क्या शादी अभी भी होनी थी? और शादी किससे होती? जो कुछ भी होता उससे सब पर असर दिखता। बस इसके बारे में सोचकर ही रोमांच हो रहा था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैंने अपना फोन लॉक किया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। और कौन हो सकता है प्यारे भाई? क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे थे? दरवाजा खोलने पर मुझे एड्रियन का सलीके से तैयार हैंडसम चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आवाज में रूखापन था। मुझे लगा तुम व्यस्त हो। तुम्हारे पास मुझसे मिलने का समय था? एड्रियन ने कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं मिलना चाहता था? हमारे यहाँ एक खास मेहमान आए हैं। उन्होंने खास तौर पर तुम्हारे बारे में पूछा है। हेरिटेज हॉल में मैंने तुरंत एक बुजुर्ग आदमी को सोफे पर बैठे हुए देखा। नमस्ते ग्रेट अंकल मेलकम। मैंने प्यार और शर्म के साथ उनका अभिवादन किया। अच्छे बच्चे आओ, अपने ग्रेट अंकल के पास बैठो। अचानक उन्होंने मुझे प्यार भरी मुस्कान दी। उनकी आंखें छोटी हो गईं। जैसे ही उन्होंने मेरा चेहरा साफ साफ देखा, उनकी आंखों में छिपा हिसाब किताब लगभग झलक उठा। मैं तुम्हारी वापसी का जश्न मनाने के लिए तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। अब हम एक परिवार हैं। हमें एक दूसरे से ज्यादा मिलना जुलना चाहिए। मेलकम की बात खत्म होते ही उनके पीछे मौजूद व्यक्ति ने एक डिब्बा आगे बढ़ाया। तुम्हारे लिए एक उपहार। मैंने सावधानी से उसे ले लिया। कुछ बातचीत के बाद मेलकम मुस्कुराए। खैर, मैंने तुम्हें देख लिया और अपना तोहफा भी दे दिया। आज के लिए बस इतना ही। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े, फिर रुक गए। ईथन, क्या तुम अपने ग्रेट अंकल को बाहर तक ड्रॉप नहीं करोगे? इससे पहले कि मैं हिल पाता, एड्रियन मेलकम के पास आ गया। ग्रेट अंकल, इसे नियम नहीं पता। मुझे अभी अभी अपने ट्रंक में कुछ याद आया है। वह चीज उसके लिए सही रहेगी। मैं चाहता था कि वह आकर उसे ले जाए। एड्रियन ने हल्की झुंझलाहट के साथ मुस्कुराहट दी। मैं उसके लिए वह चीज वापस ला सकता हूँ। क्या डर है कि मैं उसका तोहफा चुरा लूंगा? ठीक है, तो चलो। एड्रियन मेलकम को बाहर ले गया। उत्सुकता के कारण मैं कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे गया। आधे रास्ते में मुझे कुछ गलत महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ चूहे मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं बिना कुछ जाहिर किए चलता रहा। आखिरकार इस परिवार में मैं बस एक सुरक्षित और बेकार युवा वारिस था। जानलेवा खतरा और करीब आ गया। मेरा शरीर भी तन गया। मुझे साफ महसूस हुआ कि सिर के पिछले हिस्से की तरफ कोई तेज हथियार आ रहा है।
आखिरी पल में दाईं ओर से एक तख्ता आया और मेरी पीठ को छूते हुए उस चीज को रोक दिया। वह घूमकर बाईं ओर फूलों की क्यारी में जा गिरा। आवाज सुनकर मैं घुमा और एक विशाल हाइब्रिड कुत्ता देखा। रेस मेरे पीछे से गुजरा। उसने फूलों के बीच से तख्ता उठाया और भाग गया। वह खतरनाक लग रहा था और उसी दिशा में एक काली परछाई तेजी से भाग गई। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, वॉल्टर किसी तरह मेरे सामने आ गया। माफ कीजिएगा यंग मास्टर ईथन, मैं ब्रूट्स को ट्रेनिंग दे रहा था और मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। मैंने लगभग आपको चोट पहुंचा ही दी थी, कृपया मुझे माफ कर दें। ब्रूट्स वो कुत्ता? हाँ, वॉल्टर ने शांति से जवाब दिया, हालांकि वह हैरान था। मैंने ब्रूट्स को देखकर जरा भी खौफ नहीं दिखाया था। नॉर्थ ब्रिज का कोई और वारिस होता तो डर से कांप रहा होता। उसने नतीजा निकाला कि मैं सचमुच अपने माता पिता का ही बेटा हूँ। ये तो दिलचस्प था। ऐसे हुनर वाला बटलर वाकई दिलचस्प था। तभी मुझे एक और अजीब आवाज सुनाई दी, किसी आदमी की तीखी चीख। वॉल्टर, वह कैसी आवाज है? मैंने उत्सुकता से गर्दन घुमाकर पूछा। वॉल्टर ने चुपचाप मुझे देखने से रोक दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शायद स्टाफ ब्रूट्स को ट्रेनिंग देने में मदद कर रहा है। उसकी हैरानी और बढ़ गई। आवाज बहुत दूर से आ रही थी। उसने भी मुश्किल से ही उसे सुना था। मेरी इंद्रियां बहुत तेज थीं। क्या मैं अगली बार देखने जा सकता हूँ? एड्रियन को अब तक आपका तोहफा मिल गया होगा और वह आपके लिए वापस आ रहा होगा। मैं हैरान रह गया। वॉल्टर अभी वहाँ नहीं गया था। उसे ठीक ठीक पता था कि क्या हुआ था। वह न तो हॉल में था न ही प्रवेश द्वार के पास। वॉल्टर सख्त हो गया, फिर जल्दी से संभल गया। मार्था ने मुझे बताया, ठीक है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? नहीं, यंग मास्टर ईथन, मुझे ट्रेनिंग जारी रखनी है। ब्रूट्स। मैंने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। वॉल्टर ने मुझे जाते हुए देखा और चुपचाप सांस निकाली। फिर उसकी आंखें गुस्से से भर गईं और वह दूसरी तरफ चला गया। जल्द ही मेरी मुलाकात एड्रियन से हुई, जो खाली हाथ लौट रहा था। एड्रियन, वो गिफ्ट कहाँ है जो ग्रेट अंकल ने मुझे देने का वादा किया था? तुमने उसे अपने पास तो नहीं रख लिया? मैंने हैरानी और दुख का नाटक किया। मेरे स्टेटस के हिसाब से मैं कुछ भी पा सकता हूँ। मुझे तुम्हारे छोटे से गिफ्ट की क्या जरूरत होगी? उसने झुंझलाकर आंखें घुमाई। तो वो कहाँ है? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने बेरहमी से मेरा हाथ झटक दिया। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उसे गलत याद था। वो चीज उसके ट्रंक में कभी थी ही नहीं। शायद उसने मुझे जानबूझकर बाहर बुलाया था। वो कमीना गंदी चालें चलता है। कोई नहीं जानता कि वो आगे क्या करेगा। कितनी शर्म की बात है। अपने कमरे में वापस जाओ। इधर उधर घूमना बंद करो। उस मुसीबत के जाने के बाद एड्रियन को अपने काम देखने थे। क्या ये घर नहीं है? क्या मैं टहल भी नहीं सकता? मैंने उलझन में पूछा। अभी नहीं, एड्रियन ने एक रहस्यमयी जवाब दिया। एस्टेट के कुछ हिस्सों की अभी भी सफाई होनी बाकी है। वहाँ बहुत सारे जानवर हैं। मम्मी और पापा को पहले परवाह नहीं थी, लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो तो कुछ चीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, मैंने सिर हिलाया। हालांकि मुझे पूरी बात समझ नहीं आई थी। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। मेलकम वापसी के पूरे रास्ते गुस्से में रहा। फॉक्स ग्लव विला पहुंचते ही उसके सभी आदमी घुटनों के बल बैठ गए। तीनों प्लान फेल हो गए थे और कई आदमी मारे गए थे। इससे भी बुरा यह था कि अब मुख्य परिवार के पास बढ़त थी। मेलकम अपनी डेस्क के पीछे बैठा था। हमने उन्हें खबर दे दी है, अब ईथन के पीछे लगना और मुश्किल होगा। उसने आखिरकार काफी देर की खामोशी के बाद कहा। उसके आदमी घुटनों के बल बैठे रहे। उनके पैर सुन्न हो गए थे और वे बोलने में भी झिझक रहे थे। उस बदमाश एड्रियन ने सचमुच मुझे हैरान कर दिया है। वो मेरे प्लान खराब करता रहता है। मेलकम असल में मुझसे ज्यादा एड्रियन की मौत चाहता था। जब एड्रियन पहली बार हेज परिवार में शामिल हुआ तो वो मासूम और भोला भाला लगता था। उसे कंट्रोल करना आसान लग रहा था। इसलिए मेलकम ने उसका भरोसा जीतने में 3 साल लगाए। अगले 10 साल आसानी से बीत गए। लेकिन जैसे ही मेलकम ने एड्रियन को अपनी कठपुतली बनाने की कोशिश की, एड्रियन ने उसे धुंध के बीच एक कठोर सबक सिखाया। सालों में पहली बार मेलकम ने किसी को गलत समझा था। एड्रियन ने उसे पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया था। रिचर्ड और विक्टोरिया सचमुच बहुत खतरनाक थे। उनके पाले पोसे हर बच्चे को संभालना मुश्किल था। इस बार मेलकम कोई और गलती नहीं कर सकता था। बस उठो। मेलकम ने घुटनों के बल बैठे लोगों की ओर इशारा किया। सब लोग एक एक आइडिया बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? एक आदमी ने पूछा। सिर्फ ईथन या एड्रियन भी? दोनों वारिसों में से किसी एक को तो गिरना ही होगा। उनके रिश्ते को देखते हुए उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करना आसान होगा, खासकर इसलिए क्योंकि ईथन एड्रियन जितना होशियार नहीं है। रात के खाने पर मेरे माता पिता और बहनें अभी अभी काम से लौटे थे। एड्रियन के यह बताने के बाद कि क्या हुआ था, उनके चेहरे उतर गए और टेबल पर तनाव छा गया। परिवार के एक सदस्य ने चिंता जताते हुए कहा, लगता है अब से हम में से किसी न किसी को ईथन के साथ रहना होगा। आज भी वह बूढ़ा कमीना उसके पीछे लगा हुआ था। कौन जाने आगे क्या हो जाए। हर कोई ईथन के करीब आकर फायदा उठाने की कोशिश करेगा और हम हर पल उसके साथ तो चिपक कर रह नहीं सकते। सबके चेहरे देखकर एड्रियन ने बेहद शांत लहजे में कहा, बात तो सच है, ये सब ऐसे ही नहीं चल सकता। उसे हमारे जीने के तरीके और माहौल के हिसाब से ढलना ही होगा। तभी देर तक सोने की वजह से तुम सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए। तुमने सबको देखकर हाथ हिलाया। डैड, मॉम, माफ करना, मुझे नीचे आने में देर हो गई। वैसे आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? तुम सबका अभिवादन करके अपनी सीट पर बैठ गए। तुम चेहरे से साफ तौर पर कल के मुकाबले काफी रिलैक्स्ड और बेफिक्र लग रहे थे। विक्टोरिया ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं। वैसे तुम यहाँ ठीक से सेटल तो हो रहे हो ना? मैंने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छे से। और एड्रियन भी मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रहा है। तुमने एड्रियन की तरफ देखा, जिसने बिना कोई भाव दिए बेरुखी से मुंह फेर लिया, मानो तुम्हारी तरफ देखना भी ना चाहता हो। विक्टोरिया मुस्कुराई। चलो, अच्छा है तुम और एड्रियन दोनों एक ही उम्र के नौजवान हो, तो तुम्हारे बीच बातचीत आसान होनी चाहिए। एड्रियन तुम्हें यहाँ के सारे नियम कायदे समझा देगा। ये सुनते ही एड्रियन ने चिढ़कर विक्टोरिया की बात बीच में ही काट दी। मॉम, आप जानती हैं कि मैं अपने कामों में कितना बिजी रहता हूँ, फिर मुझे यह नया सिरदर्द क्यों दे रही है? विक्टोरिया ने टोकते हुए कहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एड्रियन अपने भाई की मदद करने में भला क्या बुराई है? बिल्कुल, इतनी सी बात पर बहस क्यों करना? स्कारलेट ने बीच में कूदते हुए पलटकर कहा, वैसे एड्रियन, क्या तुम ही
अकेले हेज परिवार के वारिस हो, तुम रोज उस पर नजर क्यों नहीं रखते? स्कारलेट ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, मैं तो शो बिजनेस और ग्लैमर की दुनिया में काम करती हूँ। तुम मॉम और डैड से ही पूछ लो कि क्या वे मुझे ईथन को कैमरों और मीडिया की चकाचौंध के सामने लाने देंगे। इसके बाद क्लेयर ने अपने चेहरे से चश्मा ठीक किया और बोली, मैं तो अपना पूरा दिन हॉस्पिटल और रिसर्च लैब के चक्कर काटने में बिताती हूँ। अगर ईथन मेरे साथ रहा तो वह यह सब झेल नहीं पाएगा और उसकी सेहत खराब हो सकती है। तभी एवेलिन बोली, ईथन चाहे तो मेरे साथ मेरे ऑफिस आ सकता है, लेकिन सच कहूँ तो वहाँ काम का बोझ बहुत ज्यादा है। आखिरकार परिवार के मुखिया रिचर्ड ने दखल देते हुए मामला सुलझाया। बिल्कुल सही, ईथन सबसे ज्यादा सुरक्षित एड्रियन तुम्हारे साथ ही रहेगा। जब भी तुम्हारे पास समय हो उसे अपने सोशल सर्कल में ले जाओ और किसी को भी उसे परेशान मत करने देना। अपने भाई की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? ठीक है। एड्रियन ने बिना मन के अनिच्छा से सहमति जता दी। इसके बाद पूरा परिवार शांति से खाना खाने लगा। खाने के बीच में विक्टोरिया ने बहुत सावधानी से पूछा, ईथन क्या तुमने विदेश में कभी स्कूल की औपचारिक पढ़ाई की है? तुमने पहले हाँ में सिर हिलाया, फिर तुरंत मना करते हुए सिर हिला दिया। मैंने कभी किसी स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं की, लेकिन मेरे पास कई प्राइवेट प्रोफेसर्स और टीचर्स आते थे, इसलिए मुझे बुनियादी बातों की अच्छी समझ है। विक्टोरिया के आगे कुछ बोलने से पहले परिवार के बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर रहस्यमयी नजरों से देखा। विक्टोरिया बोली, क्या तुम वेस्ट ब्रिज एकेडमी जाना चाहोगे? वहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई खास बोझ नहीं होता। ज्यादातर समय लोग एक दूसरे से मिलने जुलने और सोशल एक्टिविटीज में बिताते हैं। वैसे ये पूरी तरह तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जाने की कोई जबरदस्ती नहीं है। परिवार का मानना था कि घर का नाम रोशन करने के लिए एड्रियन जैसा एक होनहार बच्चा ही काफी था। उनका अपना असली बेटा चाहे तो आराम से ऐश की जिंदगी गुजार सकता था। तुमने उत्सुकता से पूछा, क्या एड्रियन भी वेस्ट ब्रिज एकेडमी जाता है? विक्टोरिया ने हंसते हुए कहा, उसका नाम तो बस कागजों पर दर्ज है, वह तो शायद ही कभी वहाँ जाता होगा। उस एकेडमी के पास उसे सिखाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। एड्रियन ने अपनी प्लेट से नजरें उठाई और घमंड से कहा, मैं तो बस वहाँ अनुशासन बनाए रखने के लिए कभी कभार चला जाता हूँ, वरना वहाँ के बाकी अमीर वारिस तो बस आपस में कुत्तों की तरह बहस करते रहते हैं। यह साफ तौर पर एड्रियन की शेखी बघारना था, जिससे वहाँ उसका दबदबा साफ झलक रहा था। मैंने तुरंत कहा, अगर एड्रियन ही वहाँ नहीं जाता तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर एड्रियन ने गुस्से से घूर कर देखा, क्या तुम अभी से हर बात में मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो? विक्टोरिया ने बात संभाली, बस बस बहुत हुआ, तय हो गया कि ईथन को एकेडमी जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर विक्टोरिया ने गला साफ किया और असली काम की बात उठाई। ईथन, एक और बहुत जरूरी बात है। मैं सीधे बैठकर उसकी ओर देखने लगे। कहिए मॉम, हमारे परिवार ने सालों पहले स्टर्लिंग परिवार के साथ शादी का एक रिश्ता तय किया था। अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, इसलिए जल्द ही तुम्हारी सगाई की रस्म पूरी की जा सकती है। बेशक आगे शादी करना या न करना पूरी तरह तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर तुम सच में यह शादी नहीं चाहते तो हम इसे रद्द करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं इस बात की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह समझता था, लेकिन चेहरे पर ऐसा मासूम भाव बनाया मानो तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुमने सगाई के लिए हाँ या ना में कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय एड्रियन की तरफ देखा और पूछा, वैसे एड्रियन तुम्हें क्लोज स्टर्लिंग क्यों पसंद नहीं है? एड्रियन ने एक मुस्कान के साथ उपहास बनाया, मेरी कोई खास पसंद नापसंद नहीं है। मैं बस ताकत और अक्ल की कद्र करता हूँ, और वो स्टर्लिंग परिवार की बेवकूफ, वह किसी भी कोण से मेरे लायक बिल्कुल नहीं है। तुमने अपनी भौहें ऊपर उठाई। एड्रियन ताकत की कद्र करता था, ये बात तो ठीक थी, लेकिन उसने क्लोज स्टर्लिंग को बेवकूफ कहा, जबकि जानकारी कुछ और ही कह रही थी। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, सच में बेवकूफ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एड्रियन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। विक्टर स्टर्लिंग की 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी है। क्लोज स्टर्लिंग परिवार के रुतबे की वजह से समाज उसे क्राउन प्रिंसेस कहता है, लेकिन पीठ पीछे लोग उसका जमकर मजाक बनाते हैं, और उसने हरकतें भी ऐसी ही की हैं। वह पूरे नॉर्थ ब्रिज शहर की सबसे बदनाम, बदतमीज और बिगड़ी हुई वंशज है। उसकी हरकतें तो पागलपन की सारी हदें पार कर चुकी हैं। एड्रियन गिनवाने लगा। 14 साल की उम्र में उसे लगा कि स्टर्लिंग परिवार का प्राइवेट जेट बहुत बोरिंग और कॉर्पोरेट जैसा दिखता है, इसलिए उसने रातों रात रोड साइड स्ट्रीट आर्टिस्टों को बुलाकर पूरे जेट पर काले सफेद कंकाल की पेंटिंग बनवा दी। बेचारे विक्टर स्टर्लिंग को एक बेहद जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए आम कमर्शियल फ्लाइट की फर्स्ट क्लास में सफर करना पड़ा। 15 साल की उम्र में उसे स्टर्लिंग मेमोरियल कोर्ट में गंद फैलाने की सजा मिली। उसने पूर्वजों की पवित्र मूर्तियों और नेम प्लेट्स के सामने अपने खिलौनों और एक्शन फिगर्स की लाइन लगा दी और हंसकर बोली कि इससे उसके पूर्वजों का मनोरंजन होगा। 16 साल की उम्र में उसने गुमनाम बनकर अफवाह फैला दी कि स्टर्लिंग प्रॉपर्टीज की कंपनी डूबने वाली है। इस चक्कर में कंपनी के शेयर्स बुरी तरह गिर गए और हमारे परिवार का यह रिश्ता लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया था। जब गुस्से में विक्टर ने उसके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, तो उसने अपने रोज के अय्याशी के खर्चे निकालने के लिए स्टर्लिंग परिवार के गुप्त राजक और अंदरूनी बातें गॉसिप पत्रिकाओं को बेच दी। 17 साल की उम्र में उसने अपने पिता के एक नए स्टार्टअप के पैसे चुराकर एक नाइट क्लब खोल लिया। हद तो तब हो गई जब उसने उस नाइट क्लब का नाम रखा फैमिली प्लॉट और ओपनिंग नाइट पर एक तांत्रिक को बुला लिया। उसका कहना था कि इससे उसके पिता की बुरी किस्मत खत्म हो जाएगी। आखिरकार बिना लाइसेंस के चलने की वजह से पुलिस ने उसे बंद करवा दिया। एड्रियन ने हंसते हुए बात खत्म की। 20 साल की उम्र आते आते पूरा स्टर्लिंग परिवार उससे तंग आ गया और उन्होंने उसे सुधारने के लिए विदेश फेंक दिया। अब सुना है कि वह वापस लौट रही है। मेरे पास क्लो की ऐसी और भी दर्जनों पागलपन भरी कहानियां हैं। क्या तुम और सुनना चाहते हो ईथन? ये सब सुनकर तुम्हारे होंठ खुले। क्लो स्टर्लिंग सच में एक अनोखी और सिरफिरी चीज थी। मैंने सोचकर पूछा, अगर विक्टर स्टर्लिंग की 2 बेटियां हैं और क्लो इतनी बेकार और पागल है, तो वह अपनी छोटी बेटी को अपना असली वारिस क्यों नहीं बना लेता? एड्रियन ने आगे बताया, विक्टर स्टर्लिंग की छोटी बेटी ऑड्रे स्टर्लिंग जन्म से ही बहुत बीमार रहती है। उसे परिवार की जायदाद या विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह हमेशा अपनी बहन क्लो को ही प्राथमिकता देती है और उसकी की हुई गलतियों को पीछे से सुधारती रहती है। सोचिए, ऐसी पागल बहन का
होना कैसा होता होगा। मैंने आधी अधूरी समझ के साथ सिर हिलाया। एड्रियन की बातों से साफ था कि हेज परिवार इस शादी को एक सरासर मुसीबत मानता था। हम दोनों में से किसी को भी इस झंझट में नहीं घसीटा जाना चाहिए था। विक्टोरिया ने बात संभालते हुए कहा, इथन, एड्रियन, हमें कुछ और वक्त दो। हम इस सगाई को खत्म करने का कोई न कोई सम्मानजनक तरीका ढूंढ लेंगे। मैंने और कुछ नहीं कहा और एक आज्ञाकारी बेटे की तरह चुपचाप सिर हिला दिया। एक शांत रात के बाद अगली सुबह जब मैं जल्दी उठा तो देखा कि पूरा परिवार अपने अपने काम पर जा चुका था। घर पर केवल नौकर चाकर ही अपने कामों में व्यस्त थे। मैंने घर की मुख्य देखरेख करने वाली मार्था से पूछा, मार्था, क्या एड्रियन भी चला गया? युवा मास्टर ईथन छोटे, मास्टर एड्रियन अभी निकलने की तैयारी ही कर रहे हैं। वह कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे? उन्होंने तो कल मेरा ध्यान रखने का वादा किया था ना। दरअसल इस विला में रहते रहते आप बोर हो रहे थे। आप एड्रियन के साथ बाहर जाकर देखना चाहते थे कि यह रईस परिवार दिन भर आखिर करता क्या है। इससे पहले कि मार्था कोई जवाब देती, एड्रियन के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। क्या तुम और जोर से नहीं चिल्ला सकते थे? तुम्हारी आवाज मुझे कमरे तक आ रही है। एड्रियन पूरी तरह तैयार था और शांत भाव से मेरी तरफ देख रहा था। मैं किसी आम जगह पर नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो आ सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने वहाँ मुझे नीचा दिखाया या शर्मिंदा किया तो तुम्हें बहुत पछताना होगा। आपने तुरंत मार्था की तरफ मुंह बनाकर कहा, देखा मार्था, एड्रियन सच में मुझे कितनी नीची नजर से देखता है। शायद मुझे अब मॉम, डैड और अपनी बहनों को ही ढूंढना चाहिए। एड्रियन चिढ़ गया, तुम छोटे बच्चों की तरह शिकायत क्यों कर रहे हो? तुम सबके सामने मुझे ऐसे दिखा रहे हो जैसे मैं कोई जालिम इंसान हूँ। एड्रियन ने पैर से अपने कमरे का दरवाजा पूरा खोला और अपनी पर्सनल स्टाइलिंग टीम को आवाज देकर आपको तैयार करने के लिए बुलाया। ठीक है, मेरे साथ चलो, लेकिन अगर वहाँ किसी ने तुम्हारा मजाक बनाया या तुम्हें परेशान किया तो मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना कहकर वह अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ घूम गया ताकि आपके लिए एक परफेक्ट सूट चुन सके। 1 घंटे बाद हेज परिवार के दोनों वारिस एस्टेट से बाहर निकले। कई बुलेट प्रूफ सुरक्षा गाड़ियां उनके काफिले के आगे पीछे चल रही थीं। ये शानदार काफिला पूरे नॉर्थ ब्रिज शहर से गुजरते हुए माउंट वेस्पर की चोटी पर स्थित वेस्ट ब्रिज एस्टेट पहुंचा। ये हेज परिवार की सबसे खास निजी संपत्तियों में से एक थी, जिसे एड्रियन के 18वें जन्मदिन पर रिचर्ड और विक्टोरिया ने उसे गिफ्ट किया था। तब से यह जगह शहर के रईसों और हाई सोसाइटी के लोगों के लिए पार्टी करने का हेडक्वार्टर बन चुकी थी। ये जगह बहुत विशाल न सही, लेकिन बेतहाशा आलीशान थी। इसके मेन एंट्रेंस पर हाईटेक छिपे हुए कैमरे लगे थे, जो हर मेहमान को स्कैन करके उनके चेहरों का मिलान एस्टेट के डेटाबेस से करते थे। किसी भी आम इंसान के लिए अंदर घुसने का कोई चांस नहीं था। रेगुलर आने वाले अमीर मेहमान सीधे अंदर चले जाते थे, जबकि खास मेहमानों को लेने के लिए मैनेजर टेलर ग्रांट खुद बाहर आते थे। जहां तक एड्रियन की बात थी, जैसे ही उसकी कार पहुंची, पूरा स्टाफ काम बंद कर उसके स्वागत में मेन गेट पर लाइन बनाकर खड़ा हो गया। आप उसके पीछे पीछे पूरी शान से फाउंडर्स एट्रियम के अंदर गए। एड्रियन नपे तुले और रोबिले कदमों से आगे बढ़ रहा था। वह चलते चलते स्टाफ को लाइटिंग और सेटअप ठीक करने का निर्देश देता, तो कभी किसी खास मेहमान की पसंद नापसंद का ध्यान रखने की हिदायत देता। वह बिना किसी गलती के पूरे वेन्यू को अकेले संभाल रहा था। उसे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। स्टाफ के लिए उसकी एक नजर ही काफी होती थी। पार्टी दोपहर में शुरू हुई और उसके बाद मनोरंजन की कई एक्टिविटीज रखी गईं। शाम की मैस्करेड पार्टी, नकाबपोश पार्टी इस पूरे इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण थी। हालांकि एड्रियन खुद ऐसी पार्टियों में कम ही शामिल होता था। नॉर्थ ब्रिज में कम से कम 20 से 30 ताकतवर घराने थे। हर परिवार के युवा वारिस अक्सर इन इवेंट्स में आते थे और एड्रियन ने लगभग सभी को न्योता दिया था। शहर में लगभग हर किसी को पता चल चुका था कि हेज परिवार का असली वारिस वापस आ चुका है, इसलिए लोग यह नया ड्रामा देखने के लिए भागे भागे चले आए थे। कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दोपहर तक लगभग सभी मेहमान पहुंच चुके थे। वे अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में थे, लेकिन आज हर ग्रुप में सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात हो रही थी, आपकी और एड्रियन की तुलना। ज्यादातर लोग ये देखने के लिए बेताब थे कि इतने सालों से गायब हेज परिवार का असली वारिस दिखता कैसा है। तभी जब एड्रियन सामने आया तो उसके करीबी दोस्तों के ग्रुप ने उसे तुरंत घेर लिया। वे वही सब पूछने लगे जो हर कोई जानना चाहता था। वाह एड्रियन, आज तो तुम कमाल लग रहे हो। कितनों का दिल चुराने का इरादा है? एड्रियन ने दुनिया के टॉप डिजाइनर का व्हाइट स्टार फील्ड कलेक्शन का एक बेहद खास सूट पहना हुआ था, जो दिखने में बेहद शाही और आलीशान लग रहा था। उसके चमचे तारीफों के पुल बांधने लगे। हमारा एड्रियन भाई तो हमेशा की तरह सबसे अलग है। उस बंदे को तो भूल ही जाओ जिसे ये लोग अभी अभी घर उठाकर लाए हैं। हम भले ही तुम्हारी बराबरी ना कर पाए, पर हमारी नजर में तो असली हेज वारिस तुम ही हो। क्यों भाई, क्या अब हमें एड्रियन को बुलाने का तरीका बदल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमारी नजर में तो एड्रियन ही हेज परिवार का इकलौता वारिस है। तभी एक ने धीरे से पूछा, वैसे एड्रियन, तुम्हारा वो नया भाई कहाँ है? उसे जरा शहर के तौर तरीके और अपना रुतबा तो दिखाओ, उसे भी पता चले कि इस समाज में तुम्हारा कितना नाम है। दूसरा तंज कसते हुए बोला, सुना है कि वह किसी घटिया झुग्गी बस्ती से उठकर आया है। वह एक मामूली सा गंवार इंसान तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता है? वह तो इस वेस्पर एस्टेट की शान ही कम करेगा। पार्टी में मौजूद हर इंसान इतना चालाक तो था ही कि वे समझ सकें कि एड्रियन आपसे नफरत करता है। इसलिए एड्रियन को खुश करने के लिए सब आपको नीचा दिखाकर उसकी चापलूसी कर रहे थे। वहीं कुछ समझदार लोग चुपचाप दूर से तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे, जबकि कुछ लोग जो एड्रियन को पसंद नहीं करते थे, वे मन ही मन एड्रियन पर भी ताने कस रहे थे। भीड़ में से किसी ने दबी आवाज में कहा, अरे भाई, गद्दी से हटाया गया राजकुमार भी आखिर शाही खून का असली वारिस ही होता है। बाहर का कोई भी इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, उसे यह रुतबा कभी नहीं मिल सकता। एड्रियन उन सबके बीच चुपचाप खड़ा था।
उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और हाथ में सोने की नक्काशी वाला चीनी मिट्टी का कप। उसने न तो किसी की बात पर हाँ कहा और न ही कोई ऐतराज जताया। वह बस मुस्कुराकर बोला, तुम लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि वह कैसा बंदा है। उसके इस गोलमोल जवाब से किसी को कुछ समझ नहीं आया, जिससे लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई। लंच से ठीक पहले एड्रियन ने टेलर ग्रांट को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा। सब लोग इसी पल का इंतजार कर रहे थे, इसलिए किसी ने भी खाने की टेबल की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। सबकी टकटकी बस मेरा दरवाजे पर टिकी हुई थी। वहाँ शहर के सबसे घमंडी और ताकतवर रईस-ए-ज़ादे बैठे हुए थे। उन सबकी पारखी नजरों के सामने आना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। कोई भी मामूली इंसान डर के मारे कांपने लगता और उसके घुटने टिक जाते। वहीं दूसरी ओर एड्रियन पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा बैठा था। कुछ ही मिनटों बाद कोई चिढ़कर बोला, अरे इतनी देर क्यों लगा रहा है? क्या वो अंदर आने से डर रहा है? दूसरा तंज कसते हुए बोला, और नहीं तो क्या वह कितनी दूर रह गया? हमारा समय बहुत कीमती है, इंतजार बंद करो और पार्टी शुरू करो। तभी एस्टेट की होस्ट राइली रीड ने आकर एक जोरदार घोषणा की, देवियों और सज्जनों, कृपया धैर्य रखें, युवा मास्टर ईथन आ चुके हैं। घोषणा सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और सब दरवाजे की तरफ घूम गए। कुछ लोगों ने तो तंज कसने के लिए ताने पहले से ही तैयार कर रखे थे। टेलर ग्रांट के ठीक पीछे एक लंबा, सुगठित और गजब के आत्मविश्वास से भरा इंसान अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त बॉलरूम चमचमाते मेहमानों और टकराते हुए वाइन ग्लासों के शोर से गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने कदम रखा, मानो पूरे हॉल का समय थम गया। सबकी नजरें तुम पर आकर टिक गईं। तुम्हारा अंदाज इतना बेमिसाल और राजसी था कि तुम्हारा हर एक कदम इतना नपा-तुला लग रहा था मानो बरसों से इसका अभ्यास किया गया हो। तुम्हारी दबंग मौजूदगी वहाँ मौजूद किसी भी रईस के बराबर थी। वेस्टर्न सूट, महंगे गाउन और चमचमाते हीरो की उस चकाचौंध में भी तुम जरा भी असहज नहीं दिख रहे थे। तुम्हारा मॉडर्न हेरिटेज सूट किसी उस्ताद की बनाई जीवंत पेंटिंग जैसा लग रहा था। तुम बेहद शानदार और सबसे अलग दिख रहे थे। उस वक्त तुम और एड्रियन सचमुच सगे भाई लग रहे थे। जब तुम दोनों साथ आए तो बाकी सब रईसों को ही नहीं बल्कि खुद एड्रियन को भी अपनी चमक से फीका कर रहे थे। तुम्हारे तीखे नैन नक्श और गजब की पर्सनालिटी ऐसी थी कि किसी के लिए भी तुमसे नजरें हटाना नामुमकिन था। तुम्हें बेहद आकर्षक कहना भी कम था। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। एड्रियन को शायद इन रईसों के इस हैरान कर देने वाले रिएक्शन का पहले से अंदाजा था, इसलिए उसने बस अपनी एक भौं ऊपर उठाई। तुम बेफिक्र अंदाज में उसके पास से गुजरे और शांति से बोले, नमस्ते, मैं ईथन हेज हूँ, हेज परिवार का सबसे बड़ा बेटा। तुम एड्रियन से भी ज्यादा शांत और बेफिक्र लग रहे थे। अब तो एड्रियन खुद अंदर से हैरान था। उसे लग रहा था कि घर पर तुम्हारा सीधा सादा और डरपोक व्यवहार शायद सिर्फ एक नाटक था, क्योंकि यहाँ तुम जरा भी डरे हुए नहीं थे। हॉल में अचानक हलचल मच गई। सब में हैरानी और कानाफूसी की लहर दौड़ गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि झुग्गी बस्ती से आया असली हेज वारिस ऐसा दिखेगा। यहाँ तक कि वे घमंडी रईस-ए-ज़ादे भी तुम्हें देखकर हक्के बक्के रह गए थे। कुछ लोगों ने तो दबी जबान में सवाल भी उठाने शुरू कर दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह सच में हेज परिवार का वही वारिस है जो किसी झुग्गी बस्ती से आया है? मुझे तो लगता है कि हेज परिवार ने इतने सालों तक इसे दुनिया से छिपा कर रखा था और चुपके से इसकी शाही परवरिश करवाई है, वरना इसमें इतना गजब का आत्मविश्वास कहाँ से आता? किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि तुम किसी गरीब इलाके से आए हो। कई मेहमान चुपचाप तुम्हें और एड्रियन को एक साथ देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि तुम दोनों को तो आपस में एक दूसरे का दुश्मन होना चाहिए था, पर तुम दोनों का मैचिंग स्टाइल कुछ और ही कह रहा था। तुम दोनों बिल्कुल भी दुश्मन जैसे नहीं लग रहे थे। वे यह भी देखना चाहते थे कि जब तुमने पूरी पार्टी की लाइमलाइट चुरा ली तो एड्रियन को कैसा महसूस हुआ। एक दोस्त ने पूछा, एड्रियन कुछ तो बोलो, क्या यह सच में तुम्हारा सगा भाई है? हाँ वही है। एड्रियन ने हल्का सा सिर हिलाया। वह पहले की तरह ही घमंडी बना रहा और आगे कुछ भी बताने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुमने एड्रियन की तरफ देखा और पूछा, एड्रियन क्या तुम मुझे अपने इन दोस्तों से नहीं मिलवाओगे? एड्रियन ने मजाक बनाते हुए कहा, वे वहीं तो मौजूद हैं, मुझे आलस आ रहा है, उनसे खुद जाकर पूछ लो। सबने एक दूसरे की ओर देखा। ये साफ था कि एड्रियन अपने भाई को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी उन सबको हेज परिवार के बेटे का सम्मान तो करना ही था। कई रईस लोग खुद आगे बढ़कर तुमसे जान पहचान बढ़ाने आए। तुम्हें देखकर पार्टी की युवा महिलाओं के चेहरे खिल उठे। वे तो अब तक सिर्फ एड्रियन के खौफ की वजह से पीछे हट रही थी। तुमने भी मुस्कुराते हुए बातचीत के उनके न्योते स्वीकार कर लिए। आखिर तुम किसी दोस्ताना चेहरे को मना करके अपनी बदतमीजी नहीं दिखाना चाहते थे। दूसरी तरफ ज्यादातर अमीर बच्चे एड्रियन के आसपास जमा हो गए। वे तुम्हें पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते देख रहे थे, इसलिए उन्होंने एड्रियन का पक्ष लेते हुए चुगली करना शुरू किया। एड्रियन, तुम इस बंदे को अपनी सारी लाइमलाइट चुराने दे रहे हो। हेज परिवार ने तुम्हें ही खास तौर पर वारिस के रूप में तैयार किया है। तुम इससे कहीं बेहतर हकदार हो। बस एक इशारा करो एड्रियन, हम बाद में इसे ऐसा नीचा दिखाएंगे कि यह याद रखेगा। एड्रियन ने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया और उन्हें टालते हुए बोला, रहने दो यार, ये बस एक और आम इंसान है। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मेरे रुतबे में कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन हर पार्टी की तरह यहाँ भी एक दो खुराफाती मेहमान माहौल खराब करने के लिए तैयार बैठे थे। अरे यंग मास्टर हेज, ओह रुको, अब तो तुम हेज परिवार के दूसरे बेटे बन चुके हो ना? मैसन पियर्स नाम का एक रईस-ए-ज़ादा अचानक बीच में बोला। उसने बनावटी अफसोस के साथ अपने मुंह पर हाथ रखा और एड्रियन पर ताना कसा। एड्रियन, तुम अभी भी यहाँ होस्ट की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो? ये वेस्ट ब्रिज एस्टेट तो हेज परिवार के मुखिया की तरफ से उनके असली बेटे को दिया गया तोहफा था। यानी इस जगह का असली हकदार तो असल में तुम कभी थे ही नहीं। अब जब असली वारिस आ चुका है तो क्या तुम्हें शरीफों की तरह पीछे नहीं हट जाना चाहिए? दरअसल नॉर्थ ब्रिज शहर में पियर्स ग्रुप का बहुत दबदबा था और मैसन पियर्स को हमेशा से एड्रियन को नीचा दिखाने और चुनौती देने का शौक था। वह एड्रियन को बेइज्जत करने का ऐसा बेहतरीन मौका हाथ से कैसे जाने देता? मैसन पियर्स की बात सुनते ही एड्रियन के दोस्तों का खून खौल उठा। वे तुरंत
तुरंत एड्रियन के बचाव में उतर आए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो मेसन? वेस्टब्रिज एस्टेट कानूनी तौर पर एड्रियन के नाम पर दर्ज है, यह सालों से उसी का है। अब इस पुरानी बात को पूछने का क्या तुक है? वैसे भी यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। इस सब हंगामे के बीच एड्रियन पूरी तरह शांत रहा। उसके चेहरे पर एक कटीली मुस्कान आई और वह झर उगलते लहजे में बोला, अगर ईथन इस जगह को संभाल सकता है तो मुझे यह वेस्पर एस्टेट उसे सौंपने में कोई एतराज नहीं है। उसकी बातों में साफ तौर पर नफरत और तंज छुपा था। ये सुनते ही आसपास भीड़ अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मेसन ने तुम्हारी तरफ घूमकर कहा, भले ही एड्रियन तुम्हें यह जगह दे दे, पर तुम्हें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम इसे चला भी पाओगे? तुमने बेफिक्री से जवाब दिया, यह एड्रियन की जगह है और मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता जो उसे पसंद हो। मेसन ने मन ही मन तुम्हारी बेवकूफी को कोसा। तुम्हारा ये बेहद शांत और बेपरवाह रवैया देकर मेसन को ऐसा लगा मानो उसने किसी तकिए पर मुक्का मार दिया हो। सारा दांव बेकार चला गया। एड्रियन ने माहौल खराब होता देख बात खत्म की। बस बहुत हुआ, सब लोग यहाँ क्यों जमा हो गए हैं? जाओ और पार्टी एंजॉय करो। इतना कहकर एड्रियन रीजेंसी बॉलरूम से बाहर निकला और ईस्ट मीर सैलून की ओर बढ़ गया। उसने जाते जाते तुम्हारी तरफ घूमकर देखा तक नहीं। कई मेहमान उसके पीछे पीछे चले गए, जबकि बाकी लोग तुम्हारे आसपास ही रहे ताकि तुम्हारे बारे में कुछ और राज उगलवा सकें। तुमने विनम्रता से उनसे कहा, मुझे माफ कीजिएगा, आप लोग एंजॉय कीजिए। तुमने उनके न्योते को ठुकरा दिया और बचकर किसी शांत कोने की तलाश में निकल चले। इस तरह अमीरों के ढोंग से घिरे रहना बहुत थका देने वाला काम था। भीड़ से दूर होकर तुम कुछ खाने की तलाश में रेवन गैलरी पार कर ही रहे थे कि अचानक तुम्हारी टक्कर एक बेहद खूबसूरत महिला से हो गई। तुम चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाए। उसका आकर्षक चेहरा ऐसा था मानो ईश्वर ने खुद उसे फुर्सत में तराशा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी, पर चाल ढाल में तेंदुए जैसा एक शांत और खतरनाक अंदेशा। तुम्हें पल भर में एहसास हो गया कि यह मोहक महिला कौन है। नॉर्थ ब्रिज शहर की सबसे बदनाम स्टर्लिंग परिवार की राजकुमारी क्लो स्टर्लिंग। तो अफवाहें सच थीं। वह सचमुच विदेश से लौट आई थी, लेकिन वह मेन बॉलरूम में नहीं थी और एड्रियन का जो स्वभाव था वह उसे कभी इस पार्टी में नहीं बुलाता। इसका मतलब था कि वह बिना बताए चुपके से अंदर घुसी थी और वेस्पर एस्टेट की हाईटेक सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर घुसने के लिए गजब के हुनर की जरूरत थी। तुम इस आफत से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे। 2 सेकंड रुकने के बाद तुम चुपचाप उसके पास से गुजरने लगे, लेकिन क्लो ने अचानक छलांग लगाकर तुम्हारा रास्ता रोक लिया और फिर उसने जो कहा उसने तुम्हारे होश उड़ा दिए। हे हैंडसम, तुमने मुझे घूमकर 2 बार देखा, कहीं तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं हो गया? तुम सन्न रह गए। अफवाहें बिल्कुल सही थीं। इतने खूबसूरत चेहरे और कटीली आवाज की ऐसी बर्बादी। तुमने मुश्किल से अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोका और कहा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं तो मुझे तुम पर क्रश कैसे हो सकता है? क्लो ने ड्रामा करते हुए कहा, इनकार मत करो, मैं सब समझती हूँ। मेरे इस कातिलाना हुस्न से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तुम्हारी मुठ्ठियां भींच गईं। तुम समझ गए कि इस जैसी पागल को समझाना बेकार है, इसलिए तुम चुपचाप घूमे और दूसरी तरफ जाने लगे। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रुको तो, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्लो बिना किसी शर्म के तुम्हारे पीछे पीछे आने लगी। गनीमत ये थी कि आसपास कोई नहीं था। हे हैंडसम, तुम किस परिवार से हो? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? तंग आकर तुम घूमे और उसे गुस्से से घूरते हुए बोले, तुम किस परिवार से हो? मैंने भी तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्लो ने मासूम सा मुंह बनाया, तुम्हारे ही परिवार से? क्या तुम भूल गए? अच्छा चलो सीरियस हो जाओ, तुम कहाँ से टपके हो? जब लंच शुरू हुआ था तब तो तुम यहाँ नहीं थे। फिर क्लो ने ड्रामेटिक अंदाज में अपने हाथ फैलाए और गंभीर होने का नाटक करते हुए बोली, ठीक है, मैं सच बताती हूँ। असल में मैं एक हाई प्रोफाइल मॉडल हूँ जिसे एड्रियन ने अपना दिल बहलाने के लिए हायर किया है। ये सुनते ही तुम्हारी तो जैसे सांस ही अटक गई। इस औरत को सच में अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह सरेआम खुद को मॉडल बता रही थी और ऊपर से एड्रियन का नाम घसीट रही थी। क्या इसे जरा भी खौफ नहीं था कि एड्रियन को पता चला तो वह इसे जिंदा जला देगा? कोई हैरानी की बात नहीं थी कि एड्रियन इससे इतनी नफरत क्यों करता था। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? क्लो अचानक तुम्हारे बिल्कुल करीब झुकाई। अगर यकीन ना हो तो तुम खुद मुझे आजमा कर देख सकते हो। तुम्हारे सब्र का बांध टूट गया। तुमने उसे धक्का देकर दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह चालाकी से बचकर पीछे हट गई। वह मुंह बनाकर बोली, उफ, सारे हैंडसम इतने रुखे क्यों होते हैं? तुमने तुरंत एक शब्द थाम लिया। और कौन रुका है? मशहूर एड्रियन हेज। और कौन? वह बंदा बहुत खतरनाक है। अच्छा, कैसे? क्लो फिर से तुम्हारे पास झुकी और फुसफुसाकर बोली, मैंने उसे एक बार किसी का मर्डर करते हुए देखा था। बहुत बेदर्दी से मारा था उसने। तुम्हारे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में अभी भी मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा। अब मैं इसे साबित कैसे करूं? मैं तो उस वक्त डर के मारे वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी। तुमने चुटकी ली जब तुम्हें पता था कि वह इतना खतरनाक है। तो जब उसने तुम्हें हायर किया तो तुम आई क्यों? तुम्हें डर नहीं लगा कि वह तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा देगा? क्लो मुस्कुराई। क्या करती, मना नहीं कर सकती थी। उसने पैसे ही इतने ज्यादा दिए थे। तुम समझ गए कि यह औरत पूरी तरह नौटंकी कर रही है। तुमने कहा, तो जाओ, जाकर अपने प्यारे एड्रियन को ढूंढो और मुझे अकेला रहने दो। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करूंगी। जो भी उस शैतान से शादी करेगी उसकी जिंदगी तो तबाह समझो। क्लो कह तो रही थी कि वह डरी हुई है, पर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुम भी मुस्कुराए। फिर उसके ठीक पीछे एक गुस्से से लाल पीले हो रहे आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोले, वैसे वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। क्या? क्लो चौंक गई। उसने जैसे ही घूमी, एड्रियन का बर्फ जैसा ठंडा चेहरा देखा तो उसकी हवा निकल गई। वह पलक झपकते ही तुम्हारे पीछे छिप गई और तुम्हारी बांह थामकर बोली, ओह माँ, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा हुआ तुम इतने हैंडसम और दयालु इंसान हो, वरना आज तो मैं मारी जाती। तुम तुरंत 2 कदम दूर हट गए और साफ मुकर गए। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता एड्रियन। ये खुद ही ये सब उल्टी सीधी बातें बक रही थी। इसने यह भी कहा कि यह एक मॉडल है जिसे तुमने हायर किया है। क्लो ने हैरान होकर तुम्हें देखा।
हैं, तुम इतनी जल्दी बदल गए, तू तो धोखेबाज निकला। ठीक है, अगली बार मैं भी तुम पर भरोसा करने से पहले सोचूंगी। एड्रियन ने तुम दोनों को देखा, उसकी आंखों की ठंडक और गहरी हो गई। वह बोला, स्टर्लिंग परिवार की राजकुमारी का मेरी मॉडल बनना सच में मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तभी आसपास से गुजर रहे उत्सुक मेहमानों की भीड़ वहां जमा हो गई। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के यह हिला देने वाला सच सुन लिया था। पूरे हॉल में सनसनी फैल गई। ये क्लोज स्टर्लिंग है क्या? वह सालों से विदेश में नहीं थी? वह अचानक यहाँ कैसे आ गई? मॉडल? अरे नहीं यार, जरूर हमने गलत सुन लिया होगा, पर उसकी हरकतें देखते हुए हो सकता है कि वह सच में मॉडल बनकर आई हो। क्या हम भी उसे हायर कर सकते हैं? अबे क्या पागल हो गया है? हमारी औकात नहीं है। वो तो दोनों हेज भाइयों के लिए रिजर्व लगती है। ये कैसा लव ट्रायंगल चल रहा है? ये लड़की तो पूरी सिर फ्री है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक और मेहमान आया और हैरान होकर बोला, ये क्या बवाल चल रहा है? क्या मेरे आने से पहले यहाँ कुछ अजीब हो गया? सब एक साथ बोलने लगे और उस एक पल में पूरे हॉल का माहौल किसी पागल खाने जैसा हो गया। अगले ही पल तुम और एड्रियन दोनों बिल्कुल अवाक रह गए। सबके सब चुप हो जाओ। एड्रियन के आदेश ने पूरी भीड़ को सन्नाटे में डाल दिया। फिर उसने क्लो की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। मिस स्टर्लिंग, आप यहाँ बिना बुलाए आई हैं। इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन ईथन से दूर रहिएगा। सच कहूँ तो हेज परिवार के हर एक सदस्य से दूर रहिए। ये कहकर उसने तुम्हारी ओर एक तीखी नजर की। क्लो ने हार नहीं मानी और एड्रियन को उकसाने के लिए एक और धमाका कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे परिवारों के बीच तो बचपन से सगाई तय है और अब उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। ये सुनते ही बाकी रईसजादे और रोमांचित हो गए। वे इस नए ड्रामे की फ्रंट रो सीट पाने के लिए एक दूसरे को धकेलते हुए आगे आ गए। एड्रियन ने भौहें चढ़ाई और उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम शुरू से ही इस शादी के खिलाफ नहीं थी? यहाँ तक कि इस रिश्ते से बचने के लिए तुम विदेश भी भाग गई थी। एड्रियन सालों से ये बात जानता था और ये उसके फायदे में भी था। वैसे भी वह कभी किसी सिर्फ फ्री लड़की से शादी नहीं करता, तो फिर क्लो ने अचानक अपना इरादा क्यों बदल लिया था? बेशक मैं तुमसे तो कभी शादी नहीं करना चाहती थी। क्लो मुस्कुराई और आकर तुम्हारे ठीक बगल में आ गई। लेकिन जब मुझे पता चला कि हेज परिवार का असली वारिस वापस आ गया है, तो मैं अपने होने वाले पति से मिलने चली आई। और जैसे ही मैंने इसे देखा, मुझे पहली ही नजर में इससे प्यार हो गया। सबको क्लो की इस नौटंकी पर हंसी आ रही थी और लोग इस शो का भरपूर मजा ले रहे थे। तुम हमेशा से जानते थे कि वह कौन है, इसलिए तुम भी इस नाटक में शामिल हो गए। तुमने कहा, पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। तुमने मुझे तुरंत कैसे पहचान लिया? मेरी जानकारी और मेरी तस्वीरें तो कभी मीडिया में पब्लिक हुई ही नहीं थी। क्लो बोली, तुमने अभी एड्रियन को अपना भाई कहा था, तो अंदाजा लगाना कौन सा मुश्किल था? नहीं, तुम शुरू से जानती थी। तुम एक साफ मकसद के साथ मेरे पास आई थी। तुम्हारी छठी इंद्री बिल्कुल सही थी, वह पक्का तुम्हारे लिए ही आई थी। क्लो ने तुम्हें झुककर एक औपचारिक आदाब किया। होने वाले पतिदेव, मुझे इतना समझदार और प्रतिभाशाली मानने के लिए शुक्रिया। तुम जिंदगी में पहली बार बेबसी में चुप रह गए। इसके बाद क्लो बेफिक्री से एड्रियन की तरफ घूमी। यंग मास्टर एड्रियन, जहाँ तक ईथन से मेरी शादी का सवाल है, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? एड्रियन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगले ही पल उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। गार्ड्स, इस औरत को धक्का देकर बाहर निकालो। तुमने भी मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया किया। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इससे पहले कि क्लो अपनी बात पूरी कर पाती, वेस्ट ब्रिज की सिक्योरिटी ने उसे घसीटकर बाहर कर दिया। क्लो स्टर्लिंग की पागलपन की एक और कहानी नॉर्थ ब्रिज के किस्सों में शामिल हो गई। बाकी मेहमान अपनी हंसी दबाते हुए एक दूसरे को देखने लगे। वेस्पर एस्टेट के बाहर क्लो के नौकर अपनी मालकिन का बाहर फेंके जाने का इंतजार कर रहे थे। वे जरा भी हैरान नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर गर्व था। एक नौकर बोला, विदेश में बिताए 3 साल सच में काम आए। आप इस बार पूरे 10 मिनट तक अंदर टिक पाए। दूसरा बोला, बिल्कुल मैम, आप तो कमाल हैं। क्लो ने आगे बढ़कर उन दोनों को एक एक लात मारी। अगर ढंग से तारीफ नहीं कर सकते तो चुप ही रहो। उधर वेस्पर के अंदर अजीब सा माहौल बना हुआ था। हर कोई बोलने से हिचकिचाते हुए तुम्हारे और एड्रियन के बीच देख रहा था। सब मन ही मन सोच रहे थे, इस बंदे ने तो अपने ही भाई की मंगेतर चुरा ली। कितना बेशर्म है, इस सुंदर चेहरे की कितनी बर्बादी है। तभी एक मुहाफट मेहमान, जो कभी बोलने से पहले सोचता नहीं था, एड्रियन का चमचा बनने के लिए आगे आया। उसकी नजर में एड्रियन और क्लो परफेक्ट कपल थे। वह तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर बोला, तुम अभी अभी वापस आए हो और आते ही एड्रियन की हर चीज छीनने में लग गए। तुमने हैरान होकर पूछा, तुमने मुझे कब क्लो को छीनने की कोशिश करते देखा? अब साफ साफ मना मत करो। अगर तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी तो वह यह सब बकवास क्यों बोलती? तुम अविश्वास में हंसती है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? वह बोला, तुम्हें उससे बचकर दूर रहना चाहिए। और तो और, तुम्हें हमारी जैसी हाई क्लास पार्टियों में भी नहीं आना चाहिए। तुम जबरदस्ती हमारे रईसों के सर्कल में नहीं घुस सकते। तुमने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, अमीरों का सर्कल। अगर तुम्हारे जैसा कोई नाजायज बेटा इस सर्कल में आ सकता है, तो हेज परिवार का सबसे बड़ा बेटा यहाँ क्यों नहीं आ सकता? ये सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। उस लड़के का परिवार काफी ताकतवर था। उसके माँ बाप ने उसे ज्यादा ही सर चढ़ा रखा था, जिससे वह बेहद अहंकारी बन गया था। शहर में अफवाह थी कि उसकी माँ ने किसी का घर तोड़कर शादी की थी, लेकिन उस बात को पैसे के दम पर दबा दिया गया था। जो लोग ये राज जानते थे, वे हमेशा चुप रहते थे। पर अब तुमने सरेआम सबके सामने उसका यह काला चिट्ठा खोल दिया था और सब इस तमाशे का मजा ले रहे थे। एड्रियन की आंखों में फिर से हैरानी कौंध गई। ईथन को ये सब कैसे पता? क्या वॉल्टर ने इसे बताया था? पर इसे हर बात इतनी सटीक कैसे याद है? उस आदमी ने तो अपना नाम तक नहीं बताया था, फिर ईथन ने उसे इतनी सटीक तरीके से कैसे पहचान लिया? इससे पहले कि कोई संभाल पाता, तुम आगे बोले, वैसे एड्रियन ने तो अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है, पर तुम कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हो। मुझे लगता है कि क्लो स्टर्लिंग के बाद अगर कोई दूसरा पागल है तो वो तुम हो। उस आदमी, ब्लैक होलोवे का सुंदर चेहरा गुस्से से ऐंठ गया। वह तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। हेज परिवार में तुम्हारे जैसा कचरा कैसे पैदा
पैदा हो सकता है? तुम तो किसी झुग्गी बस्ती से आए हो, शायद तुम असली हेज वारिस हो ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हैसियत पर सवाल उठाने की? यहाँ आओ। इससे पहले कि ब्लैक अपनी बात पूरी कर पाता, एड्रियन ने उसकी बात काट दी। एड्रियन ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया। ब्लैक को लगा कि एड्रियन उसकी वफादारी से खुश हो गया है और उसे इनाम देना चाहता है। वह शान से क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल शटाक, एड्रियन ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। एड्रियन की आंखें लाल हो गईं और वह बोली, हेज परिवार का अपमान करने वाले तुम होते कौन हो? आपने आवाज लगाई। बिल्कुल सही किया। ब्लैक स्तब्ध रह गया और उसके साथ पूरी भीड़ भी सन्नाटे में आ गई। एड्रियन हमेशा बहुत शांत और सबके सामने बेहद शिष्ट बनकर रहता था। उसने आज तक शायद ही कभी अपना आपा खोया हो, और वह भी आपका बचाव करने के लिए। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। क्या तुम दोनों दुश्मन नहीं थे? फिर वो तुम्हारे लिए क्यों खड़ा हुआ? पर फिर सबको लगा कि एड्रियन शायद किसी इंसान का नहीं बल्कि अपने हेज परिवार के सम्मान का बचाव कर रहा था। इसका व्यक्तिगत रूप से आपसे कोई लेना देना नहीं था। ब्लैक ने अपना गाल सहलाते हुए हकलाकर कहा, एड्रियन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस उस पर हमला कर रहा था। मेरा मकसद कभी भी हेज परिवार का अपमान करना नहीं था। एड्रियन की मुस्कान और गहरी हो गई और उसकी आवाज असामान्य रूप से बहुत मीठी और सौम्य हो गई। तुम्हारी इस हालत के बाद तुम अब इस इवेंट की बाकी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। गॉड्स मिस्टर होलोवे को बाहर ले जाओ। ब्लैक अपनी जगह पर जम गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अगर उसके परिवार को पता चला कि उसने उस परिवार से दुश्मनी मोल ले ली है जिससे शहर का हर इंसान डरता है, तो वे उसकी खाल उधेड़ देंगे। नहीं एड्रियन, मेरी बात सुनो। लेकिन वेस्ट ब्रिज के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फुर्ती दिखाई। ब्लैक के विरोध करने पर भी उन्होंने उसे घसीटकर जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। सब लोग पीछे घूमे और एड्रियन के बगल में आपके बेफिक्र और रोबिले अंदाज को आश्चर्य से देखने लगे। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। अपने ही घर में अपनी धौंस जमाना बहुत आसान होता है। मेसन पियर्स ने चिढ़कर तंज कसा और वहाँ से खिसक लिया। बाकी मेहमानों ने भी बात को हंसी में उड़ाया और धीरे धीरे तितर बितर हो गए। अब वहाँ सिर्फ तुम और एड्रियन आमने सामने रह गए। एड्रियन ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम उस सिरफिरी क्लोज स्टर्लिंग से कैसे उलझ गए? आपने बेबसी से अपने कंधे उचकाए। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, वह खुद ही आकर मुझसे चिपक गई थी। तुम दोनों में से हर एक बंदा सिरदर्द है। एड्रियन ने और कुछ नहीं कहा, बस आपको चेतावनी दी, अपना मनोरंजन करो पर फालतू इधर उधर मत भटकना। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। एक पल सोचने के बाद आप भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिए। पार्टी का मुख्य होस्ट इस तरह अकेले किसी सुनसान जगह की ओर क्यों जा रहा था? दाल में कुछ न कुछ काला जरूर था। एड्रियन तेजी से आगे बढ़ते हुए 2 मिनट में कैस्केट कोर्ट पहुंच गया। उसने रास्ते में मिलने वाले हर स्टाफ मेंबर को वहां से हटा दिया और आदेश दिया कि अगर कुछ भी असामान्य दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। आपने बिना कोई आहट किए उससे एक सुरक्षित दूरी बनाकर पीछा जारी रखा। कम से कम एड्रियन को तो आपके पीछे होने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। आधे मिनट बाद एक शख्स अचानक एड्रियन के सामने आ गया। वह हेज परिवार का वफादार बटलर वॉल्टर बेनेट था। वे दोनों तुरंत बहुत ही गुप्त अंदाज में बात करने लगे। उनकी बातें साफ साफ सुनने के लिए आप करीब आ गए और एक ऊंचे खंभे के पीछे छिप गए। आप उनसे केवल 30 फीट दूर थे और आपकी सुनने की क्षमता बहुत तेज थी। आप उनकी बात का एक एक शब्द सुन सकते थे। एड्रियन ने पूछा, क्या तुमने सब निपटा दिया? वे सब कुछ ले आए? वॉल्टर ने उसे कई गुप्त फाइलें सौंपते हुए कहा, सब यहाँ है। केवल नताली व्हिटमोर और एमिली एशफोर्ड की दी हुई गुप्त जानकारी ही काम की है। हम इसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आश्चर्य हुआ कि इन मेहमानों ने यह जानकारी उसे कब सौंपी? क्या हर आने वाले मेहमान को अंदर घुसने के लिए कोई न कोई राज देना था? शायद तब जब वे रेवन गैलरी से गुजरे थे, तब आपको समझ आया कि अमीर वारिसों और खासकर एड्रियन की ये सभाएं सिर्फ ऐशो आराम और मनोरंजन के लिए नहीं थी। एड्रियन ने फाइलों पर एक सरसरी और ठंडी नजर डाली। और से जिन 4 लोगों को देखने के लिए मैंने तुमसे कहा था, उन्होंने कोई ईमानदारी नहीं दिखाई। उन पर फिर से दबाव बनाओ। ये उनके लिए आखिरी मौका है, वरना उन्हें काले रजिस्टर में डाल दो। आपने पहले भी काले रजिस्टर के बारे में सुन रखा था। माना जाता था कि इसमें हेज परिवार के लिए खतरा बनने वाले या उनके विरोधियों के गुप्त काले कारनामे और राज दर्ज होते थे। संक्षेप में कहें तो यह रजिस्टर अनगिनत ताकतवर लोगों की गर्दन दबाकर रखने का सबसे बड़ा हथियार था और जाहिर था कि एड्रियन ही इस बही खाते को संभालता था। यहाँ तक कि परिवार का पुराना बटलर वॉल्टर भी सीधे उसी से आदेश लेता था। वॉल्टर ने कहा, हम इंतजार कर सकते हैं, वे बेकार मूर्खों के अलावा और कुछ नहीं है। उन युवाओं में आपके जैसी कार्यकुशलता और अक्ल कहाँ? एड्रियन बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। वॉल्टर ने आगे पूछा, वैसे यंग मास्टर आज के मेहमानों के बारे में क्या आपने ईथन को बताया था कि वे कौन थे? मैंने तो उसे सिर्फ स्टर्लिंग परिवार के बारे में बताया था। एड्रियन की बात सुनकर वॉल्टर चौंक गया। ये तो बहुत हैरान करने वाला है। वह तो अभी अभी शहर आया है और सिर्फ हेज परिवार के लोगों से ही मिला है। फिर उसे इन बाकी रईसों की अंदरूनी जानकारी कहाँ से मिली? शायद हमने यंग मास्टर ईथन को आंकने में भूल कर दी है। वे उतने सीधे नहीं हैं जितने दिखते हैं। कम से कम उनका धैर्य और दिमाग असाधारण है। वॉल्टर की लोगों को परखने की समझ कभी गलत नहीं होती थी। वॉल्टर ने आगे कहा, उनका बीता हुआ कल आज भी पूरी तरह कोरा कागज है। हमें कुछ भी काम का नहीं मिला। इस बात ने एड्रियन को सबसे ज्यादा हैरान कर रखा था। हेज परिवार के गुप्त जासूसी तंत्र की पहुंच पूरे अंडरवर्ल्ड तक थी। अगर लोहे का क्वार्टर अलग भी था तो भी वहां आपके कुछ न कुछ निशान तो मिलने ही चाहिए थे, जब तक कि किसी बहुत ताकतवर हस्ती ने जानबूझकर आपका पूरा रिकॉर्ड मिटा ना दिया हो। ओह, और सिर्फ हम ही नहीं, आपके डैड, मॉम और आपकी तीनों बहनों ने भी जब ईथन की छानबीन करवाई तो उनके हाथ भी खाली ही रहे। वॉल्टर झिझका और फिर बोला, हम सीधे यंग मास्टर ईथन से ही क्यों नहीं पूछ लेते? एड्रियन ने मना कर दिया, वह अभी अभी लौटा है। हो सकता है उसे अभी हम पर भरोसा ना हो। इसके अलावा डैड, मॉम और मेरी बहनें डरती हैं कि कहीं पुराने सवाल पूछने से उसकी कोई दर्दनाक यादें ना ताजा हो जाएं। रहने दो, उसके मामले को अभी के लिए अलग ही रहने दो। खंभे के पीछे छिपे छिपे आपने भौहें चढ़ाई।
वे आपकी जांच करवा रहे थे। हेज परिवार भले ही शहर पर राज करता था, लेकिन उनकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच अभी भी सीमित थी। आप उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चलेगी और वे जानेंगे कि आपके पास अभी भी कितने तुरुप के पत्ते मौजूद हैं। एड्रियन ने बात खत्म करते हुए कहा, ये जानकारी काफी नहीं है वॉल्टर, अपने आदमियों पर नजर रखो। अगर आज इन रईसों ने अपने सारे राज नहीं उगले तो वे इस वेस्पर एस्टेट से बाहर नहीं जा पाएंगे। जो जल्दी बाहर निकल गए वे खुशकिस्मत थे। जैसे ही उनकी बातचीत खत्म हुई, आप बिना कोई आवाज किए सबसे पहले वहां से खिसक कर वापस पार्टी में पहुंच गए। जैसे ही आप वापस बॉलरूम में पहुंचे, मेहमानों की उत्सुक भीड़ ने तुरंत आपको घेर लिया और आप पर सवालों की बौछार कर दी। वे लोग लगातार यह जानने की कोशिश करते रहे कि आपका परिवार आपके बारे में क्या सोचता है। जब एड्रियन वापस लौटा तो उसने यही नजारा देखा। जैसे ही आपकी आंखें उससे मिली, उसने एक बार फिर तंज भरी मुस्कान दी और दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ गया। लेकिन एक छिपे हुए कोने में जाकर उसने टेलर ग्रांट से चुपचाप बात की। यंग मास्टर एड्रियन, क्या आज रात का मास्कॉट ड्रामा योजना के मुताबिक ही चलेगा? हाँ, लेकिन यहाँ यंग मास्टर ईथन और इतने सारे मेहमान मौजूद हैं। हो सकता है कि हम उन्हें तुरंत सुरक्षा न दे पाएं। और मिस स्टर्लिंग के रहते एड्रियन ने टेलर की बात बीच में ही काट दी। अगर मैं अपने ही इलाके में उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता तो मेरा नॉर्थ ब्रिज में रहने का कोई हक नहीं है। समझ गया। इसी बीच एड्रियन की नजरों से ओझल होकर अमीर वारिसों के एक ग्रुप ने आपको अपने सामाजिक दायरे के अजीबोगरीब खेलों में घसीट लिया। उन्होंने सोच रखा था कि आप एक अनुभवहीन इंसान हैं, इसलिए वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे एक बार भी कामयाब नहीं हो पाए। आप हमेशा मना करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते या बेफिक्री से उनका पूरा खेल ही बिगाड़ देते। किसी को कोई मजा नहीं आया और उल्टा वे खुद ही बेवकूफ और नकारा साबित हो रहे थे। आप तो बस मासूमियत से उन्हें ऐसे देखते रहे मानो आपको पता ही ना हो कि आपने क्या गलत कर दिया है। जब वे किसी और पर दोष नहीं मढ़ पाए तो आपस में ही एक दूसरे को कोसने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर एड्रियन खींचा चला आया। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही थी। यहाँ क्या चल रहा है? मैं तुम्हें कुछ देर के लिए अकेला क्या छोड़ देता हूँ? तुम लोग सच में इसे परेशान करने लगते हो। इससे पहले कि कोई और कुछ बोल पाता, आप सीधे एड्रियन की तरफ बढ़े और मासूम सा मुंह बनाकर बोले, एड्रियन देखो ना, ये लोग मुझे अनाड़ी समझकर मुझ पर हावी हो रहे थे। हम एक खेल भी ठीक से खत्म नहीं कर पाए। आपने चालाकी से पूरा दांव उन्हीं पर उल्टा फेंक दिया, जिससे वे ही कसूरवार नजर आने लगे। एड्रियन ने आपकी तरफ देखा, फिर बाकी लोगों को घूरा। अगर तुम लोग ढंग से खेलना नहीं जानते तो कोई नहीं खेलेगा। सीधे रीजेंसी बॉलरूम में जाकर बैठो, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। वे अमीर रईस से ज्यादा अंदर से खौल रहे थे, लेकिन एड्रियन के आगे क्या ही बोल पाते। उनका इरादा तो आपको निशाना बनाने का था, पर एड्रियन को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। शायद ये आपको सपोर्ट करने का उसका अपना तरीका था। वे समझ नहीं पाए। एड्रियन आगे बढ़ गया और आपको किसी दूसरी जगह भेज दिया गया। इसके बाद शाम की मैस्कॉट पार्टी शुरू हुई। तब तक खासकर एड्रियन की झाड़ सुनने के बाद किसी का भी पार्टी करने का बहुत मन नहीं रह गया था। वो पहले भी ऐसा कर चुका था, इसलिए नयापन खत्म हो चुका था। हालांकि आपकी दिलचस्पी बनी हुई थी। आपको लगा जैसे आपने भीड़ में किसी पहचाने हुए चेहरे को फिर से देखा है। आपने एक काला और सफेद पंखों वाला मास्क उठाया और चेहरे पर लगा लिया। जैसे ही डांस शुरू हुआ और सब झूमने लगे, आप भी बेफिक्री से म्यूजिक की धुन पर डांस फ्लोर की ओर बढ़ गए। आपका ध्यान कहीं और ही भटक रहा था। तभी कोई सीधे आपके पास आया, आपका हाथ थामा और आपके साथ डांस करने लगा। आपने मुस्कुराकर पूछा, मिस स्टर्लिंग, आप फिर से चुपके से अंदर कैसे घुस आए? क्लो ने आपके सवाल का जवाब दिया, मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। मान जाओ हैंडसम, तुम्हें मुझ पर पक्का क्रश है। हे भगवान, किस तरह का परिवार किसी को इतना बेशर्म बना सकता है? अगर ये पार्टी ना होती तो आप पक्का उसे एक थप्पड़ लगा देते। क्लो इतराते हुए बोली, मेरे होने वाले पतिदेव सब कुछ कर सकते हैं। तुम तो पैदाइशी डांसर निकले। मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हारे बारे में सारी अफवाहें झूठी थी। हो सकता है कि वे अफवाहें झूठी ना हो। इतना कहते ही आपने डांस के बीच में सफाई से अपने जूते से उसके पैर पर जोर से दबा दिया। क्लो की चीख निकलते निकलते बची, पर उसने तुरंत बात संभाली। हर किसी से कभी न कभी चूक हो जाती है। बिल्कुल चूक होना तो एकदम नॉर्मल है। आपके होंठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। अगले ही पल आपने उसके पैर को दोबारा कुचल दिया। आपने नीची आवाज में पूछा, पहले तुमने कहा था कि तुमने एड्रियन को किसी का मर्डर करते देखा है। क्या हुआ था उस दिन, मुझे बताओ। क्लो दर्द से तिलमिलाकर बोली, मैं तो डर के मारे सब भूल गई, मुझे कुछ याद नहीं। आपने एक बार फिर उसके पैर पर अपना जूता टिका दिया। अरे ठीक है महामहिम, मैं हार मानती हूँ। क्लो ने आखिरकार घुटने टेक दिए। अपनी टांग हटाओ वरना मेरा पैर सच में टूट जाएगा। जब आप दोनों आपस में यूं ही नोक झोंक कर रहे थे तो डांस फ्लोर से दूर अंधेरे में एड्रियन पर किसी का ध्यान नहीं गया, जो छाया में छिपा चुपचाप आप दोनों को ही देख रहा था। वह पार्टी उम्मीद से ज्यादा शांति से खत्म हो गई। शायद आपके साथ होने की वजह से क्लो पर इस बार किसी की नजर नहीं पड़ी। सुरक्षा गार्ड्स द्वारा बाहर फेंके जाने के बजाय वह इस बार शान से भीड़ के साथ ही बाहर निकली। पार्टी के बाद आप और एड्रियन हेज मैनर लौट आए। तब तक रात काफी हो चुकी थी, लेकिन रिचर्ड, विक्टोरिया और आपकी तीनों बहनें सोफे पर बैठकर आप ही का इंतजार कर रही थी। विक्टोरिया ने आगे बढ़कर पूछा, एथन, एड्रियन, तुम लोग वापस आ गए, कैसी रही पार्टी? ये सवाल मुख्य रूप से आपके लिए ही था, क्योंकि एड्रियन तो ऐसी पार्टियों को बिना किसी दिक्कत के संभाल ही लेता था। आप मुस्कुराए और सिर हिलाकर बोले, बहुत मजा आया। एकदम बेफिक्र माहौल था। वे सब राहत की सांस लेकर मुस्कुरा दिए और आप दोनों को आराम करने के लिए कहा। आपके पास्ट खंगालने में नाकाम रहने के बाद उनकी उत्सुकता और चिंता और बढ़ गई थी। उन्होंने आपसे आपके अतीत के बारे में पूछने की कोशिश की। आप बस हल्के से मुस्कुराए और बात को टालते हुए बोले, शायद सही मौका आने पर मैं आप सबको धीरे धीरे सब बता दूंगा। अगर मैंने सब कुछ एक साथ बता दिया तो शायद आप लोग उसे बर्दाश्त न कर पाए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आपके इतना कहते ही परिवार के सदस्यों ने न जाने क्या क्या भयावह कल्पनाएं कर ली। उन्हें लगा कि आपने उस झुग्गी बस्ती में न जाने कितने दुख और दर्द झेले होंगे। उनका दिल पसीज गया। आप इतने दुखों से गुजर कर आए थे, फिर भी आपके मन में उनके लिए जरा भी कड़वाहट नहीं थी। उल्टा आपको इस बात की चिंता थी कि कहीं वे खुद को कसूरवार न मानने लगे। कितना प्यारा और समझदार बच्चा है।
है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आपको ढेर सारा प्यार और दुलार देने के बाद उन्होंने आपको आराम करने के लिए ऊपर कमरे में भेज दिया। इसके बाद वे एड्रियन की तरफ घूमे और उससे आज की पार्टी का पूरा हिसाब किताब लेने लगे। एड्रियन ने साफ साफ तंज कसते हुए कहा, अगर मैं सच कहूँ तो ईथन अभी भी आपसे अपनी बातें पूरी तरह से छिपा रहा है। विक्टोरिया ने चौंक कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वह पार्टी में क्लोज स्टर्लिंग के काफी करीब दिख रहा था। दोनों ने साथ में डांस भी किया, फिर भी उसने आप लोगों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वही स्टर्लिंग परिवार की लड़की वापस आ गई है और पार्टी में आपसे ही चिपकी हुई थी। तुमने उसे रोका क्यों नहीं एड्रियन? एड्रियन चिढ़ते हुए बोला, उसने 3 साल विदेश में बिताए हैं और कई नई चालाकियां सीख कर आई है। मैं बस उसे सही वक्त पर रोक नहीं पाया। वह सचमुच इस बात से खफा था कि क्लो उसके हाथ से निकल गई। रिचर्ड ने गुस्से में कहा, फिर भी तुम उसे ईथन के करीब नहीं आने दे सकते। वो बहुत सीधा और मासूम है। ऐसी आवारा और चंचल लड़की उसे आसानी से बहका सकती है और उसका दिल चुरा सकती है। उससे बचना लगभग नामुमकिन है डैड, एड्रियन ने जवाब दिया। और वैसे भी उसे रोकने की कोई खास जरूरत भी नहीं थी। क्या पता ईथन खुद उसे पसंद करने लगा हो, और अगर ऐसा है तो यह शादी हमारे परिवारों के रिश्ते को और मजबूत ही करेगी। क्या हेज और स्टर्लिंग परिवार सालों से इसी का इंतजार नहीं कर रहे थे? बात तो सच थी, लेकिन हेज परिवार के लिए इसे इतनी आसानी से स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था। विक्टोरिया ने गहराई से जानने के लिए दबाव डाला, लेकिन वे दोनों एक साथ कैसे आए? एड्रियन ने उन्हें बताया कि कैसे क्लो ने सरेआम ईथन से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। ये सुनकर पूरा परिवार गंभीर हो गया। आखिरकार एवलिन बोली, हमें सब्र रखकर देखना चाहिए। क्लो भले ही बेपरवाह दिखती हो, लेकिन वह बेवकूफ बिल्कुल नहीं है और उसने आज तक सार्वजनिक रूप से किसी मर्द से ऐसी बात नहीं कही। हो सकता है कि वह सच कह रही हो, लेकिन फिर भी हमें उसकी जांच करनी ही होगी, चाहे वह स्टर्लिंग परिवार की होने वाली वारिस ही क्यों ना हो। स्कारलेट, जब तुम्हें वक्त मिले तो उससे बात करना। मैं ही क्यों, मैं भी बहुत व्यस्त हूँ, स्कारलेट चिल्लाई। वह उस नटखट और विद्रोही लड़की से निपटना नहीं चाहती थी। एवलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पार्टी और ग्लैमर की दुनिया को मुझसे बेहतर समझती हो, इसलिए यह तय रहा। रिचर्ड ने आखिरी फैसला सुनाया, ये तुम्हारे भाई के भविष्य का सवाल है, इसलिए कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गई। स्कारलेट ने अनिच्छा से हामी भर ली। तभी विक्टोरिया के चेहरे पर अचानक मुस्कान लौट आई। वाह, तो मेरा ईथन डांस भी कर सकता है। वह सचमुच हर काम में माहिर है, एड्रियन ने चुटकी लेते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि वह डांस कर सकता है या नहीं, लेकिन उसने डांस के दौरान क्लो के पैर कई बार कुचले। कमरे के उस पार मैं मास्क के पीछे उसकी शैतानी मुस्कान महसूस कर सकता था। एड्रियन की बात पर सब हंस पड़े, लेकिन जल्द ही एड्रियन की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी जलन छिपाने की कोई कोशिश नहीं की और बोला, वैसे मैं भी एक टॉप क्लास डांसर हूँ माँ, तुम मेरी तारीफ क्यों नहीं करती? आखिरकार एड्रियन ने डांस की मशहूर एवरी कंजर्वेटरी से ग्रेजुएशन किया था। उसने अनगिनत अवार्ड्स जीते थे और फिर अपने करियर के चरम पर संन्यास ले लिया था। जब पत्रकारों ने उससे वजह पूछी थी तो उसने घमंड से ठुड्डी ऊपर उठाकर कहा था, मैंने यहाँ सब कुछ हासिल कर लिया है, अब मेरी अगली कामयाबी का वक्त है। उसकी इसी बात ने बाकी डांसर्स का घमंड चकनाचूर कर दिया था। कोई इतनी शेखी कैसे मार सकता था? पर गुस्सा आने के बावजूद कोई उसे हरा भी तो नहीं सकता था। विक्टोरिया ने हंसकर कहा, मैंने पहले भी तुम्हारी ढेरों तारीफ की है एड्रियन, मुझे लगा तुम सुनते सुनते ऊब चुके होगे। उनका यह बेटा हर चीज में अव्वल था, उन्हें कभी उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती थी, बस उसे फंड देना होता था। विक्टोरिया ने आगे कहा, अगले कुछ दिनों में हम सब काम के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहने वाले हैं और समय पर घर नहीं लौट पाएंगे। एड्रियन, तुम्हें ईथन का ध्यान रखना होगा। फिर से मैं, एड्रियन बुदबुदाया, अगर मैं हर वक्त उसके साथ रहूंगा तो उसे समझ आ जाएगा कि मैं असल में क्या काम करता हूँ। रिचर्ड ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, ईथन बहुत सीधा है, वह ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। अगर वो कुछ देख या सुन भी लेगा तो वो भी समझ नहीं पाएगा। विक्टोरिया ने भी सहमति जताई, बिल्कुल, जब तुम अपने गुप्त काम निपटाओ तो बस थोड़ा सतर्क रहना ताकि वह डर न जाए। अगली सुबह आप जल्दी उठ गए। पूरा परिवार अभी भी घर पर ही था। वे खास तौर पर आपसे व्यक्तिगत रूप से अलविदा कहने का इंतजार कर रहे थे। वे बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे थे और कुछ दिनों तक वापस नहीं आने वाले थे, इसलिए जाने से पहले आपके साथ कुछ पल बिताना चाहते थे। ईथन, तुम उठ गए, फ्रेश होकर आओ, नाश्ता तैयार है, विक्टोरिया ने प्यार से कहा। नाश्ता बेहद स्वादिष्ट और गर्मा गर्म था। धीरे धीरे बातचीत का रुख क्लो स्टर्लिंग की तरफ घूम गया। उन्होंने चालाकी से पूछा कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आपने अपनी भौहें सिकोड़ी और झिझकते हुए रुक गए। पूरा परिवार सांस थामे आपके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। फिर आपने एड्रियन की तरफ देखा। आपने कहा, उसने कहा कि वह एड्रियन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसने कहा कि एड्रियन बहुत हिंसक और खतरनाक है, यहाँ तक कि उसने एड्रियन को किसी का मर्डर करते हुए भी देखा है। ये सुनते ही नाश्ते की टेबल पर सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि मार्था ने भी चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। एड्रियन तो हक्का बक्का रह गया। लानत है उस लड़की पर, उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? पर फिर उसने सोचा, रुको, कहीं यह सच तो नहीं? उसने कौन सा मर्डर देख लिया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं खुद कभी अपने हाथों से ऐसे काम नहीं करता। बाकी हेज परिवार के लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बात की क्या सफाई दें। अगर वे सच स्वीकार करते तो आपकी नजरों में उनकी छवि खराब हो जाती और आप डर जाते, लेकिन इनकार करने का मतलब आपसे झूठ बोलना होता। कैसी धर्म संकट की स्थिति थी। और उस क्लो स्टर्लिंग में भी जरा सी अक्ल नहीं थी। क्या कोई अपनी पहली मुलाकात में मर्डर की बातें करता है? आपने मन ही मन उनकी इस हालत का मजा लिया। फिर जानबूझकर एक एक करके सबका नाम पुकारा, डैड, मॉम, एवलिन, क्लेयर, स्कारलेट, एड्रियन। क्या वह सच बोल रही थी? उन्हें यूं खामोश और परेशान गिरते देख आपने दिल ही दिल में एक गुप्त मुस्कान दबाई और मासूमियत से उनके जवाब का इंतजार करने लगे। सबने एक दूसरे को देखा, फिर सबकी नजरें एड्रियन पर टिक गईं कि भाई अब तू ही अपनी सफाई दे। एड्रियन उनका इशारा समझ गया। उसने माहौल से ध्यान भटकाने के लिए जोर से मेज पर हाथ दे मारा और भड़क उठा, ये सब सरासर झूठ है। 3 साल दूर रहने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाएगी। उसकी साफ और बुलंद आवाज ने पूरे परिवार को चौंका दिया। वह आपकी तरफ घूमकर बोला, ईथन, उसकी बकवास पर जरा भी ध्यान मत दो। उसने जरूर वे 3 साल किसी पागलों के अस्पताल में बिताए हैं। उसकी किसी बात का कोई भरोसा
भरोसा नहीं है। आप नाटक करते हुए चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिए, पर मन ही मन सोच रहे थे। क्लो, एक बात में तो बिल्कुल सही थी, एड्रियन सचमुच बहुत बेरहम है। तो क्या एड्रियन ने सच में किसी का मर्डर किया था और क्लो ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था? इसके बाद एड्रियन ने स्टाइल में अपना कॉलर ठीक किया, वापस कुर्सी पर बैठा और प्यार से बोला, मुझे खुशी है कि तुम मेरी बात समझ गए ईथन। चलो अब नाश्ता खत्म करते हैं। इस तरह परिवार का यह गहरा राज दबा का दबा रह गया और नाश्ता बिना किसी और ड्रामे के खत्म हुआ। उधर स्टर्लिंग हाउस में भी नाश्ते की टेबल पर अलग ही ड्रामा चल रहा था। विक्टर स्टर्लिंग अपनी बेटी क्लो की किसी भी बात को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। गुस्सा इतना था कि वे पूरी मेज पलटने ही वाले थे और चिल्लाकर उसे किसी और कमरे में जाकर खाने को कह रहे थे। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि यह आफत बेटी 3 साल बाद विदेश से लौटी है, इसलिए उन्होंने घूंट पीकर खुद को काबू किया। क्लो ने तंज कसा, अरे ओ बूढ़े आदमी, चिल्लाना बंद करो, मेरी भूख मर रही है। या मुझे घर आया देखकर तुमने ठान लिया है कि मुझे भूखा ही मारोगे? एक सगा बाप इतना बेरहम कैसे हो सकता है? कहीं तुम मेरे सौतेले बाप तो नहीं? जब खाना खाना ही नहीं है तो चलो जल्दी से चलकर डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। विक्टर के मुंह खोलने से पहले ही क्लो ने अपना रोना शुरू कर दिया था। विक्टर गुस्से से आग बबूला हो गए, तुम किसे बूढ़ा कह रही हो बेवकूफ लड़की? मैं अभी सिर्फ 40 साल का हूँ। 40 की उम्र तो मर्द की जवानी का दौर होती है। अच्छा जी, समझ गई, कितना भयानक सपना है। क्लो ने मुंह बनाया। क्लो की माँ उसकी जवानी में ही गुजर गई थी और विक्टर को अकेले ही उसे पालना पड़ा था। इतनी कोशिशों के बाद भी क्लो ऐसी जिद्दी और बाकी निकल गई। अच्छी बात यह थी कि हेज परिवार के खूंखार माहौल के उलट स्टर्लिंग परिवार छोटा और सीधा साधा था। अगर यहाँ भी जहरीली राजनीति और साजिशें होती तो वारिस बनना तो दूर, शायद क्लो जिंदा भी न बचती। क्लो की छोटी बहन ऑन्ड्रे जन्म से ही कमजोर और शांत स्वभाव की थी। वह हमेशा अपनी बहन क्लो के फैलाए रायते को समेटने में मदद करती थी, वरना क्लो इतनी बेफिक्र जिंदगी कभी न जी पाती। विक्टर जितना सोचते उतना ही उनका खून खौलता। तुम विदेश में ही क्यों नहीं मर गई? मुझे परेशान करने के लिए वापस क्यों आ गई? अपने बाप को सचमुच लाल पीला होते देख क्लो ने अपने तेवर डीले किए और मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है कि तुम नाती पोतों का मुंह देखने के लिए तड़प रहे हो। मैं तुम्हारा वही सपना पूरा करने वापस आई हूँ। विक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। ओह, रहने ही दो, दिमाग से सही इंसान तुमसे शादी करने का ख्वाब भी कैसे देख सकता है? यहाँ तक कि शांत बैठी ऑन्ड्रे ने भी नाश्ते से नजरें उठाकर अपनी बहन को शक की निगाहों से देखा। क्लो बोली, लगता है बुढ़ापे में तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। हेज परिवार के साथ हमारा रिश्ता तय है और अब उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। क्या? विक्टर चौंक गए। आखिरकार तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ ही गया। तुम तो शादी के नाम पर मरने को तैयार रहती थी, फिर अचानक हाँ कैसे कर दी? या फिर कोई नई साजिश रच रही हो? विक्टर ने एक के बाद एक 3 तीखे सवाल दाग दिए। क्लो ने कहा, बूढ़े आदमी, अब हवा का रुख बदल चुका है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? साफ साफ बोलो। विक्टर ने अपनी बेटी को शक से देखा। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि हेज परिवार का सबसे बड़ा बेटा बहुत खूसट है और किसी राजा की तरह उसकी पूजा करना तुम्हारे बस की बात नहीं? जब तुम्हें एड्रियन फूटी आंख नहीं सुहाता था तो अब ऐसा क्या बदल गया? तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि शादी के बाद वह तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगा? विक्टर की नजर में एड्रियन एक परफेक्ट दामाद था। कम से कम कोई तो होता जो उनकी इस नटखट बेटी पर लगाम लगा पाता। नॉट एट ओवन। डैड, क्लो ने टोका, जरा अपने फैक्ट सही करो। मेरी सगाई हेज परिवार के सबसे बड़े बेटे से हुई है। तुम जिस बंदे की बात कर रहे हो वह तो दूसरा बेटा है। ऑन्ड्रे आखिरकार बोली। क्लो, क्या तुम सच कह रही हो? विक्टर बोला, ओ, मैं तो भूल ही गया था कि उनका बेटा वापस आ गया है। फिर वे अचानक चिल्लाए, पर वह लड़का कल ही घर पहुंचा है और तुम अभी से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अगर उसके सन की परिवार को पता चला तो वे तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। क्लो ने मुस्कुराते हुए बात मान ली। हाँ, मैं उसके पीछे पड़ चुकी हूँ। तुम कल ही लौटी हो, तुम्हारी उससे मुलाकात कब हुई? मेरे पास तो उसकी कोई तस्वीर तक नहीं है। मेरे अपने तरीके हैं डैड, उसकी चिंता तुम मत करो। विक्टर का गुस्सा अब जिज्ञासा में बदल गया। अच्छा बताओ, हेज परिवार का असली वारिस दिखता कैसा है? ऑन्ड्रे भी उत्सुक होकर सुनने के लिए पास झुक गई। क्लो शर्माते हुए बोली, वह बहुत प्यारा है, शर्मीला और मिजाजी है, पर बहुत स्वीट है। मुझे वह बहुत पसंद आया। बस इतना ही? क्या तुम सिर्फ शक्ल देखकर फिदा हो गई? कितनी उथली सोच है तुम्हारी। उसके सगे बाप ने अपना फैसला सुना दिया। क्लो ने पैर पर पैर चढ़ाया। तो क्या हुआ? दोनों परिवार यही शादी चाहते हैं ना, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे चिंता इस बात की है कि तुम उस सीधे साधे लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। अगर वह सच में प्यारा है तो तुम उसे अपनी हरकतों से डराकर मार डालोगी। बिल्कुल नहीं बूढ़े आदमी, तुम भूल रहे हो कि उसके पीछे पूरा हेज परिवार है। तुम्हें लगता है कि मेरी हिम्मत होगी उसे धमकाने की? कल रात जहाँ उसने अपने पैर रखे थे वह जगह मुझे अभी तक याद है। फिर भी विक्टर के दिल को चैन नहीं मिला, तो उन्होंने जानबूझकर क्लो को चिढ़ाने के लिए कहा, ऑन्ड्रे तुमसे कहीं ज्यादा समझदार और सुलझी हुई है। वह उस लड़के को ज्यादा अच्छे से संभालेगी। क्यों ना इस शादी के लिए ऑन्ड्रे को आगे कर दिया जाए? क्लो तुरंत भड़क गई। खबरदार बूढ़े आदमी, तुम्हें हर बात में मुझसे कुश्ती लड़नी जरूरी है क्या? ऑन्ड्रे बस मुस्कुराती रही, जबकि विक्टर ने खर्राटे जैसी आवाज निकाली, मैं तुमसे क्या लड़ूंगा? तुमने पिछले 3 सालों में जो गुल खिलाए हैं, मैं तो उसमें भी नहीं उलझना चाहता। बस उस लड़के से दूर रहो। ईथन हेज सिर्फ मेरा है। क्लो ने चुनौती दी। बस देखते जाओ, बहुत जल्द मैं उसे तुम्हारा घर जमाई बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर उसने अपने खाने के चम्मच पटके और शान से वहाँ से उठकर चली गई। विक्टर ने परेशान होकर अपनी कनपटी सहलाई। आखिरकार उन्होंने ऑन्ड्रे की तरफ देखकर कहा, अपनी बहन पर नजर रखना, उसे ईथन को पूरी तरह अपने जाल में न फंसाने देना। ऑन्ड्रे ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड मेरी हिम्मत नहीं होगी। अगर मैंने कुछ कहा तो उसे लगेगा कि मैं उसका होने वाला पति चुराने की कोशिश कर रही हूँ। उधर हेज मैनर लौटकर आप एड्रियन को देखकर मुस्कुराए। एड्रियन, लगता है आज फिर घर पर सिर्फ हम दोनों ही हैं।
एड्रियन का रुख हमेशा की तरह ठंडा था। तो आज तुम क्या काम करने वाले हो? आपने पूछा। क्यों, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? एड्रियन ने आपको शक की निगाहों से देखा। तुम कर भी क्या सकते हो, हर चीज में थोड़ी बहुत महारत है, आपने बेफिक्री से कहा। एड्रियन को आपकी बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 दिनों के अनुभवों को याद करते हुए उसका लहजा नर्म हुआ। ईथन, तुमने विदेश में क्या पढ़ाई की है? सच कहूँ तो तुम बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे तुम्हारी परवरिश किसी बहुत ऊंचे घराने में हुई हो। मैंने तरह तरह की चीजें सीखी हैं, इसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। एड्रियन चिढ़ गया। तुम फिर से बात टाल रहे हो। आपने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। एड्रियन देखो, वॉल्टर काफी देर से वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लगता है उसे तुम्हारी जरूरत है, जाकर देखते क्यों नहीं? एड्रियन ने वॉल्टर को देखा। तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज हैं, पर तुम्हें कैसे पता कि वह यहाँ मेरे लिए खड़ा है? और किसके लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं, आपने मुस्कुराकर कहा। वैसे भी मैंने तो बस एक अंदाजा लगाया था। एड्रियन के जाने के बाद आप अहाते में इधर उधर टहलने लगे। तभी आपने देखा कि ट्रेनर ब्रूट्स को ट्रेनिंग दे रहा था। केसी ने आपको पास आते देख तुरंत चेतावनी दी। यंग मास्टर, ईथन उधर मत जाइए, वह रिंग बहुत खतरनाक है, कृपया बाहर ही रहिए। मैं इससे नहीं डरता, आपने बेफिक्री से कहा। आपकी आवाज सुनते ही ब्रूट्स रुका और आपकी तरफ घूम गया। आपने उसे ऐसे इशारा किया मानो वह कोई छोटा सा पालतू कुत्ता हो। ब्रूट्स, यहाँ आओ। केसी घबराकर फिर चिल्लाया। यंग मास्टर ईथन, ब्रूट्स सिर्फ वॉल्टर के आदेश मानता है, किसी और के। इससे पहले कि केसी अपनी बात पूरी कर पाता, ब्रूट्स ने गुस्से में आकर सीधे आपकी तरफ छलांग लगा दी। उसका रूप बेहद खौफनाक लग रहा था। पास स्टाफ मेंबर्स के चेहरे का रंग गायब हो गया। वे जानते थे कि ब्रूट्स कितना आक्रामक है। वे समझ गए कि अब आपको चोट लगने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यंग मास्टर, ईथन हटिए। जैसे ही ब्रूट्स ने आप पर झपट्टा मारा, आप बहुत सफाई से एक कदम पीछे हटे और अपने पैर की जोरदार किक सीधे उसके सिर पर जड़ दी। एक ही झटके में आपने उसे जमीन पर पटक दिया और फिर किसी आम पिल्ले की तरह उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। इतना विशाल और खूंखार कुत्ता आपके हाथ में बेबस था। आपने मुस्कुराकर कहा, बड़ा खूंखार और गुस्सैल जीव है। क्यों? आसपास का स्टाफ हक्का बक्का रह गया। यंग मास्टर, ईथन ने उस दरिंदे जैसे कुत्ते को एक ही दांव में पालतू बना दिया था। केसी हकलाते हुए बोला। यंग मास्टर, ईथन कृपया इसे हमें सौंप दीजिए, इसका दिमाग कभी भी घूम सकता है। कोई बात नहीं, मेरा भी ऐसा ही है, आपने मजाकिया अंदाज में कहा। तभी ब्रूट्स ने अपनी पूंछ हिलाई और धीमी आवाज में कूं कूं करने लगा। उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो चुका था। आपने प्यार से उसकी पीठ सहलाई और वह चुपचाप आपके कदमों में बैठ गया। तभी मार्था आपको ढूंढते हुए वहां पहुंची। जब उसने ब्रूट्स को आपके पैरों में दुबके देखा तो वह अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई। उसने सम्मान से झुककर कहा, यंग मास्टर, ईथन यहाँ रुकना खतरनाक है। यंग मास्टर, एड्रियन ने आपको तुरंत अपने कमरे में लौटने को कहा है। मैं तो अभी बाहर आया हूँ। आपने ब्रूट्स की तरफ इशारा किया और देखो, ये तो बिल्कुल शांत है। बात ब्रूट्स की नहीं है यंग मास्टर, मार्था झिझकी। आपको याद आया कि एड्रियन अभी अभी वॉल्टर से बात कर रहा था। आपने पूछा, तो फिर बात क्या है? मार्था ने धीरे से सच बताया। एक बेहद खास मेहमान आया है। यंग मास्टर, एड्रियन चाहते हैं कि आप उससे दूर ही रहें। ऐसा कौन सा मेहमान आ गया? आपके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और आवाज ठंडी पड़ गई। लेकिन मैं दूर क्यों रहूं? आपके अचानक बदले तेवर देखकर मार्था को एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। उसने घबराते हुए कहा, अरे नहीं यंग मास्टर, आप जा तो सकते हैं, लेकिन वह आदमी बहुत खतरनाक है। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए ही किया जा रहा है। अगर वह इतना खतरनाक है तो उसे हेज मैनर के अंदर आने ही क्यों दिया गया? वह तकनीकी रूप से इस परिवार के वफादारों में से एक है और उसे यहाँ बिना रोक टोक आने की पूरी छूट है। यहाँ तक कि मास्टर रिचर्ड और मैडम विक्टोरिया भी उसे आसानी से नहीं रोक सकते। परिवार का बंदा? आपने गहरी नजरों से पूछा। किस तरह का? खून का रिश्ता है या कोई नीचे काम करने वाला? नीचे काम करने वाला, लेकिन वह केवल मास्टर रिचर्ड का नहीं बल्कि पूरे हेज परिवार का वफादार है। अब तो मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। आपके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। समसौंपा हकवाना के अगर वह सिर्फ एक नीचे काम करने वाला बंदा है तो उससे डरने की क्या जरूरत? यंग मास्टर, ईथन, मामला इतना सीधा नहीं है। आप अभी इस परिवार के दांव पेच नहीं समझते। मार्था ने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप बिना उसकी सुने सीधे ऑक काउंसिल रूम की तरफ बढ़ गए। मार्था चिंतित थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने मालिक को जबरदस्ती रोक सके। वह पीछे पीछे भागते हुए बोली, यंग मास्टर, ईथन अंदर एड्रियन और वह मेहमान बहुत जरूरी बिजनेस पर बात कर रहे हैं। आपका अंदर न जाना ही बेहतर होगा।